अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हमारा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और इस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें होंगी, इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी, खबरें होंगी, टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, शहर भर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इस हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ आज हम बात करेंगे वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ तस्करा होगा। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद जो नई हुकूमत साजी का मामला है वो जो है वो इस वक्त हॉट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, कि अब नया वज़ीर आज़म कौन होगा और हुकूमत साजी किस तरीके से होगी। तो MQM का वफ़द भी इस्लामाबाद रवाना हुआ और MQM के वफ़द की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से भी जो है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं, और ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी के लोग भी उसमें शामिल थे। तो अब ये नई हुकूमत साजी के मामले पर अब ये कहा जा रहा है कि इश्तराक हो सकता है, और MQM का रुझान नज़र यही आ रहा है कि ये मिलकर उनका साथ देंगे, क्योंकि 17 सीटें MQM के पास मौजूद हैं। तो क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में बढ़तरी हासिल करने के बाद वज़ीर आला और सूबाई काबीना की तश्कील 9 पर सोच विचार शुरू कर दी है। मुराद अली शाह को वज़ीर आला का मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध में हुकूमत बनाने और वजारतों के कलमदान देने के हवाले से मुशावरत भी शुरू कर दी है। अब ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इन तमाम चीज़ों को किया जाएगा ताकि जो नाम है वो अनाउंस किए जाएँ और लोग अपनी अपनी जो डेजिग्नेटेड वजारतें हैं वो संभाल लें, क्योंकि सिंध में तो ये कोई मामला नहीं है, क्योंकि सादा बढ़तरी के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वोट मिले और सीटें मिली हैं, तो इसलिए वहाँ तो वही हुकूमत तश्कील देंगे। उसके साथ साथ हाफिज़ नईम साहब ने अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोविंशियल सिंध असम्बली की जो सीट है जिस पर वो जीते थे वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट सामने आया कि जो धांधली है उसके इल्ज़ामात पर मैं ये जो सिंध असम्बली की जो सीट है वो छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए और उसमें जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन अगर हम भी वही सब करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं तो फिर फ़र्क कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, और उन्होंने जो फॉर्म 45 शेयर किए हैं उसके मुताबिक उनके पास वोटों की तादाद ज़्यादा है और यहाँ से उनको सीट मिली है, तो इस पर वो अपनी जो दस्तबरदारी है सीट से उसका ऐलान कर रहे हैं, और साथ साथ जो एहतजाज है उनको कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के हेड मास्टर्स और मिस्ट्रेसेस को ट्रेनिंग देने का फ़ैसला कर लिया है, और इस हवाले से ख़त भी इरसाल कर दिया गया है। ट्रेनिंग इदारे जो है वो प्राइवेट के ज़रिए करवाई जाएगी, और ट्रेनिंग 14 से 17 फरवरी तक करवाई जाएगी। तो तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं और ये ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कराची में मुफ्त यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया है, और उनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे सेमेस्टर फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते, जिसकी वजह से एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन होंगे, इलेक्शंस हो गए, अब नया वज़ीर आज़म कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये नज़र आ रहा है। MQM जो है वो नई हुकूमत साजी में खासी जो है ना वो की प्लेयर इस वक्त साबित हुई, और MQM को ये बात पता थी, क्योंकि जब भी हम शोज़ में बात कर रहे थे तो उनका यही वर्जन आ रहा था और वो यही कह रहे थे कि हमारी जो सीटें वो इंतहाई अहम होंगी और कोई भी हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगा, और ऐसा ही हुआ। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कोalition गवर्नमेंट PDM-2 फिर बन रही है या क्या होगा? जी, देखा जाए जो इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आए हैं तो फोकस करें तो अब वो जो पार्टियां मिलकर ही हुकूमत बना सकती हैं, ताकि अगर देखा जाए किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली है, सबसे मेजर पॉइंट जो है। और उसके बाद देखा जाए एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो सबसे ज़्यादा ताज़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो जिसके पास मतलब पार्टी के नाम से फर्स्ट नंबर पे नून लीग, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी है, फिर MQM है, फिर बाकी दीगर जमातें हैं। तो अब ये जो नंबर गेम जो है उसमें ये हो रहा है कि अब बैठक लगी हुई है, लाहौर में भी बैठे हैं, अब इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, और तीनों पार्टियों के जो अपनी अपनी शराइत होंगी उसके ऊपर वो पेश कर रहे हैं। जैसे MQM हो गई, MQM की कराची से 15 हैं और 2 जो हैं हैदराबाद से, 17 सीटें हैं कौमी असम्बली की। बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी हुई है, क्योंकि कोई भी हुकूमत चाहेगी तो 17 सीटें वो नहीं छोड़ेगी। अब जब 17 सीटें MQM जाएगी तो बहुत सारी उसकी भी शराइत होंगी। सबसे पहली जो है MQM ने कहा है कि जैसे कि हमने माजी में देखा है हर हुकूमत में रही है MQM, तो वजारतें इनके पास होती हैं, पोर्ट एंड शिपिंग होती है, IT मिनिस्ट्री होती है। अब देखना ये है कि जो सोर्सेस ने हमें कहा है कि गवर्नर सिंध भी वो मांग रहे हैं, उसके बाद 2 वजारत मांग रहे हैं जो ऑलरेडी पहले इनके पास होती थी। अब ये देखना ये है कि जब ये
जो किस तरफ जाके फाइनलाइज होती है डील, तो उसमें ही देखना है, क्योंकि अगर देखा जाए 10-15 सीट का ही फ़र्क है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। अब वो पीपल्स पार्टी भी, अब जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल ही कंसर्न्स वाली हैं, जिसके ऊपर हर जगह रिएक्शन आ रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से भी कहा यह जा रहा था कि इलेक्शन के बाद गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ख़त्म हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और कंसर्न बढ़ गया है। अब ये देख रहे हैं कैसे हुकूमत बनेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने हैं, नून लीग अपना है, MQM अपना बोल रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हुकूमत बनती भी है तो टाइम फ्रेम क्या होगा। अब यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि ना, मतलब 3 साल के लिए एक सेटअप आ जाए, 2 साल के लिए एक सेटअप आ जाए। बहुत बड़ा उस पर तो मीम्स बन रही हैं। सुबह में जो है वो शहबाज शरीफ होंगे, दोपहर में बिलावल और शाम में नवाज शरीफ। तो वाकई देखें ये कैसे चलेगा इस तरह, मतलब तो फिर वही होगा, एक से दूसरे पे मलबा डालने में इनको आसानी हो जाएगी आगे 5 साल के बाद। मलबा मतलब ये तजुर्बा बिल्कुल यूनिक होगा। कोई भी गवर्नमेंट आती किसी भी मुल्क की, जैसे 5 साल की हमारे यहाँ रही है, तो 5 साल के लिए मैंडेट दिया जाता है तो पार्टी को। अब मसला ये हुआ है इस दफ़ा के इलेक्शन में किसी को भी मैंडेट नहीं मिला है कि वो अकेले बैठ के हुकूमत बना ले और 5 साल की प्लानिंग करे। अब मसला ये, पाकिस्तान को इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम की जो ज़रूरत है, उसके साथ जो है माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अब अगर हम देखें कि अगर 3 साल के लिए एक सेटअप आता है, उसकी पॉलिसी अलग होगी, फिर 2 साल के लिए एक सेटअप आता है, उसकी पॉलिसी अलग होगी, तो हम कहाँ देख रहे हैं। कंसर्न्स अगर हम देखें तो हम अभी IMF के मुआहदे में हैं। IMF की इतनी सख्त शराइत हैं कि हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते, हम गैस सस्ती नहीं कर सकते, हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। इंडस्ट्री का कंसर्न है कि 22% शरह सूद, और रमशा आप सोचें कि अगर बैंक से आपको ज़रूरत है घर के लिए तो 22% बैंक मार्कअप, 3% जो है बैंक का, मतलब इंटर बैंक का जो होता है, जैसे स्टेट बैंक का जो है डिस्काउंट रेट है 22%, बैंक का नहीं 3%, 25%। आप सोचें आपने कोई घर लेना है या कोई कारोबार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेते हैं कि आपके पास पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो 25% कहाँ से देंगे। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए लेते हैं तो उसमें 25 लाख रुपए साल के रिटर्न कैसे देंगे। कारोबार तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस है, जो चलते हुए कारोबार है वो बंद हो रहे हैं। अच्छा, अब ये साथ साथ MQM के साथ साथ जो है ना वो इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो ये रहा है कि इंडिपेंडेंस जो है उनको भी पार्टीज ज्वाइन करनी है, और वो मुस्लिम लीग नून में हमने देखा कि कल भी 4 इंडिपेंडेंट्स ने जो है वो शमूलियत इख्तियार किया है। तो इसी तरह पंछी उड़ उड़ कर जाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ से भी प्लग इन करना आसान हो जाएगा। भाई हमारी सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में देखा जाए सबसे बड़ा यही कंसर्न होता है कि अब जैसे वो आज़ाद उम्मीदवार पे फोकस करते हैं, 2 जगह बैठक लग जाती है और सेल लगती है। हाँ। सेल लगती है, लेकिन वो सेल लगाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि इसका मईशत पे, मुल्क पे क्या असर होगा, क्योंकि वो जब उस पार्टी का नहीं है तो कितने दिन तक रहेगा। जब वो आज़ाद उम्मीदवार है उसकी बातें नहीं मानी जाएंगी। आपने हिस्ट्री में भी देखा है, नाराज़ होकर PTI में भी जो लोग थे जो मिले थे, छोड़ दिया उन्होंने। फिर इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में लोग जो आज़ाद उम्मीदवार पहले जो उसकी हुकूमत में शामिल हुए तो वो हट गए। तो अगर आप यहाँ पे नाराज़ करेंगे, अब एग्जांपल देखें, MQM की 17 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 55 सीटें हैं, 74 सीटें अगर नून लीग की, अब कोई एक नाराज़ हो गया तो हुकूमत तो नहीं चल पाएगी ना। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क बहुत मुश्किलात में है। हम ये नहीं समझें कि निगरान सेटअप ने जो काम किए हैं सब कुछ हो गया है। अभी भी हमको पेमेंट करनी है, अभी भी हमें जिस सूरत-ए-हाल में हम लोग पहुँचे हुए, मतलब बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है। माशी तौर पे पाकिस्तान बिल्कुल स्टक हुआ है। जो कंसर्न्स आ रही हैं, अगर रेमिटेंसेस का देखें, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त अगर आप देखें तो वो लोग भी कंसर्न देख रहे हैं जो यहाँ की रिपोर्ट आई हैं और ये सब। अब अगर हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी जो हुकूमत बनती है तो मेरा ये ख्याल है, जो माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि एक पूरी बैठ के पॉलिसी बनाए 5 साल की, कि 5 साल ही होगा। ये बातें आ रही हैं ना कि इसको या तो तरदीद करें कि भाई 3 साल ये बैठेगा, 2 साल ये बैठेगा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो अगर हम बात करें जो सेटअप बनने जा रहा है, नई हुकूमत, हम वफाक की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ सिंध में तो क्योंकि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है, तो इस वक्त मुराद अली शाह साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है वज़ारत आला के लिए। और अभी आपने भी जिक्र किया अशरफ भाई, साथ में ऐड कर लीजिएगा। एक तो मुराद अली शाह साहब जो है वो पहले भी वज़ारत आला का मनसब जो है उनके पास रहा है और काफ़ी बेहतरी आई उन दिनों में भी, लोग ये कहते हैं। एक तो ये चीज़ कि अब आप उनको एज ए कैंडिडेट कैसे देख रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि क्या कोई मुतबादिल नाम भी मौजूद है, सामने आ सकता है पीपल्स पार्टी की क़यादत में से, क्योंकि सीनियर लीडरशिप और पुराने जो बेनज़ीर साहिबा के साथ के कारकुनान हैं वो भी अभी पार्टी में मौजूद हैं, तो उनमें से कोई सामने आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर वही हम देखेंगे कि जो नाम है बस वही
کیا آپ کی اس پہ رائے ہے؟ بھائی دیکھیے اور اگر دوسری چیز یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا پلیز کہ ساتھ ساتھ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنرشپ کا وہ جو ہے بات کر سکتی ہے، لیکن گورنرشپ میں ہم نے بھی پہلے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس جب بھی رہی ہے تو اس میں کچھ ایز سچ ہمیں کام ہوتا ہوا یا بہتری نظر آتی ہوئی نظر نہیں آئی. ابھی کامران ڈسور صاحب کو اگر ہم ایکسکلوڈ کر دیں خالی وہ ایکٹیو گورنر نظر آئے تو یہ پھر اور اختیارات کا رونا اور پھر وہ رونا وہ سب آپ جو ہے ساری پوزیشنز بھی لے لیتے ہیں اور اینڈ میں اپنی فیس سیونگ بھی اختیارات کے نام پہ کر جاتے ہیں. تو اب میرے خیال سے ایشو بیس جو ہے نا وہ ان کو مسائل اور وزارتیں لینی چاہیے جو ان کے ذریعے وہ کراچی کے ایشوز کو حل کرا سکیں جہاں ان کا مینڈیٹ ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے جو کی پوائنٹ آپ نے سوالات کیے ہیں، پہلا اگر ہم جاتے ہیں مراد علی شاہ کا، تو مراد علی شاہ صاحب کا سمجھنا پڑے گا، اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو سورسز نے ہمیں کہا ہے. مراد علی شاہ کا سمجھنا یہ ہوگا کہ مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ رہے اس کے ساتھ تانا بھی رہے ہیں سندھ کے. تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹری میں ہم دیکھیں جو بھی بجٹ پیش کیا ہمیشہ مراد علی شاہ نے پیش کیا ہے ایز اے سی ایم نہیں وزیر خزانہ کے طور پہ. تو یہاں ایک سپورٹ مل جاتی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے یا ایک امیدوار ہے وہ اگر سی ایم سندھ کے لیے اگر آ رہا ہے تو وزیر خزانہ کے لیے بھی آ رہا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سندھ میں تو ہسٹری میں اگر پیچھے ہم جاتے ہیں تو جب پہلے مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ نہیں تھے اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے. مگر یہاں پہ جو بیک اپ پہ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے پاس وزیر خزانہ کے لیے کوئی اور بیک اپ نظر نہیں آ رہا ہے سندھ میں. تو یہاں پہ جو نام آئے جیسے مراد علی شاہ کا ٹاپ پہ نام ہے کیونکہ بیک اپ پہ وزیر خزانہ بھی ہوں گے سندھ کے وہ. اس کے ساتھ ناصر حسین شاہ کا بھی جو سورسز نے کہا کہ جو نام گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے کیونکہ جو فیصلے لینے ہیں وہ ٹاپ مطلب جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ فیصلہ کریں گے اور پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی. لیکن جو نظر آ رہا ہے جو میں اگر دیکھ رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کو جہاں تک دیکھا ہے جو ہسٹری دیکھے تو ان کے پاس ان کے ساتھ بیک اپ پہ دیکھیں تو وزیر خزانہ کوئی نہیں ہے صوبے کے لیے. تو وہ اگر دیکھیں گے تو فرسٹ پریورٹی پہ جو میرے حساب سے ہے وہ مراد علی شاہ ہی آ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ وزیر خزانہ بھی ان کے ساتھ قلم دان ہوگا. لیکن اگر چینج آؤٹ اگر دیکھتے ہیں تو پھر ان کو دیکھنا ہوگا کہاں پہ کیونکہ آپ کو جو اور بھی سیٹیں ہیں ان کو بھی فوکس کرنا ہوگا اور بھی لوگوں کو. کیونکہ اگر یہ وفاق میں یہ لوگ پی ڈی ایم 2 جیسے آپ نے نیا نام دیا تو اگر یہ بنتی ہے تو یہ ہوگا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ یہ باتیں ہوں گی کہ اگر سندھ میں آتے ہیں تو سندھ میں بھی ایم کیو ایم کو ساتھ رکھیں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا سب ایک جگہ وفاق میں مل گئے صوبے میں کہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھو. کیونکہ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم 28 سیٹوں پہ ہے. 28 سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم باقیوں کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جو حکومت بنا لی تو اپوزیشن میں ایم کیو ایم تو نہیں جائے گی نا. تو میں یہی سوچوں کہ ایم کیو ایم اپوزیشن کون کرے گا. اور یہ بڑا سوال ہے کیونکہ باقی کو 2-3 سیٹ ہے. جی ڈی اے کو دیکھیں انہوں نے کل وہ بھی چھوڑ دی. اور اسٹرانگ اپوزیشن میں اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی وہ کرتی رہی ہے ایشو بیسڈ اپوزیشن. ہم نے دیکھا سڑکوں پر احتجاج جب وہ بھی نہیں ہے وہاں پر تو کون کرے گا اور کیسے ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو میرا دوسرا سوال کہ جو گورنرشپ کی ڈیمانڈ اگر کرتی ہے ایم کیو ایم تو پھر وہی والی بات اختیارات ساری چیزیں یا کون سی چیزوں کو کروا سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئکلی جواب دیجیے گا اشرف بھائی کہ جو گورنر صاحب کا اگر عہدہ لیتے ہیں تو کیا ہوگا کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ لے چکے ہیں اور اختیارات کے معاملے پر ہمیشہ ایم کیو ایم نے اس چیز کو ریز کیا کہ جی گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے سیٹ ہمارے پاس یہ ہے. اب کیا کرنا چاہیے ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں ایم کیو ایم 17 سیٹ کے ساتھ جو ہے بہت اسٹرانگ پارٹی ہوئی ہے اور یقیناً وہ گورنرشپ اس لیے لے گی تو گورنر جو سندھ ہوگا وہ وفاق کا نمائندہ ہوگا. تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم وفاق میں بھی رہیں اور سندھ میں جو ہے وفاق کا ان کا نمائندہ رہے اور جو سندھ حکومت جو بنے اس میں بھی آئیں اور اس میں کوئی اپوزیشن ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو 2 سیٹ 3 سیٹ کے ساتھ جو تھا اگر دیکھا جائے جی ڈی اے نے بھی دونوں سیٹیں چھوڑ دی ہیں اور جماعت اسلامی کا دیکھیں تو حافظ نعیم صاحب نے کہا پی ٹی آئی جیتی لی ہے. تو اب جو کنسرن ہوگا کہ وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 2-3 لوگوں کی اپوزیشن ہوگی. کیونکہ جو بجٹ ہوتا ہے بجٹ میں اپوزیشن جو بیٹھتی ہے تو کوئی بجٹ یا کوئی بھی جو چیز آتی ہے تو اس میں اپوزیشن بیٹھ کے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہاں تو جو بل آئے گا وہ تو ایسے ہی پاس ہو جائے گا. اور اگر اپوزیشن اچھی ہو تو حکومتیں گرا بھی سکتی ہے. ہم نے دیکھا بھی ہے ماضی میں اور ایسا ہوا بھی ہے اور اپوزیشن کے لیے بالکل ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جب مسائل حل نہیں ہوتے تو ان چیزوں کو اجاگر کرنا ان مسائل کو حل کروانا بھی اس اپوزیشن کے جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے. اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے اور چیزوں کو سپیڈ اپ کرانا یا کام کروانا اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو ریز کرتے رہنا اس میں کردار ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے. سندھ اسمبلی کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کس طرح سے گورنمنٹ بن رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہوئے اس کے بعد جو ہے
انتخابات سے پہلے یہ بات تھی کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اکانومک سچویشن بہتر نہیں ہو سکتی. اب انتخابات ہو چکے ہیں. اب بزنس کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیوز کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور وہ جیتے بھی ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب نے اپنے حلقے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نشست پر وہ کامیاب بھی رہے. ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹی میں کا ہم کردار رکھتے ہیں, کا ہم رول رکھتے ہیں. تو اب کیا ہوگا, بزنس کمیونٹی ان تمام الیکشنز کے سینیریو کو اور آگے آنے والے 5 سالوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور اپنے مسائل کس طرح سے وہ حل کروا سکتے ہیں, کیا ان کے مشنز ہیں, کیا وہ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں نئی حکومت کے ساتھ, ہم اس پر بات کریں گے. اور نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بزنس کمیونٹی خاصا جو ہے نا ان کے اوپر ریلائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیا یہ واقعی درست رجحان ہے یا ایک ایسا پرسیپشن بلڈ ہو چکا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر جو ہیں وہ جوہر قنداری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں آپ جوہر قنداری صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. الیکشنز ہوئے, آپ نے ووٹ کاسٹ کیا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. جی بالکل کیا. زبردست. تو یہ ذمہ داری ہم سب کی بہت بنیادی ذمہ داری تھی جسے ہم نے کرنا تھا پورا. اس دفعہ ہم نے دیکھا قنداری صاحب کہ ہمیں ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پارٹیسپیشن کہیں, یا میں نے جب بھی یہاں پر بزنس کمیونٹی میں سے لوگ آئے پری الیکشن شوز کی میں بات کریں تو میں نے یہی بنیادی سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں الیکشن کا پارٹ نہیں بنتے یا اس اسمبلیز کا حصہ بنے تاکہ جو ڈیزگنیٹڈ نمائندگان ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہو اسمبلیز میں جا کر, اور وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی. تو اس پر ان کا کوئی رجحان نظر نہیں آیا. بہرحال اختیار بیگ صاحب آئے بھی اور جیتے بھی. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے سینیریو کو, اور بزنس کمیونٹی کیا واقعی ریلائی کرتی ہے نواز شریف صاحب پر اور دیگر جو جماعتیں ہیں ہماری, ان میں سے کس پر رجحان زیادہ حالات بہتر ہوتے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو یہ تاثر ہے کہ بزنس کمیونٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی. بیسیکلی بزنس کمیونٹی سیاست میں حصہ نہیں لیتی. ہاں ایگزیکٹلی. الیکشن میں حصہ لینا دور کی بات ہے, سیاست سے پیچھے ہٹتی ہے. کیونکہ جو اس ملک میں سیاسی سسٹم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیاست جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے لے کے آج تک کہ وہ عبادت بڑی خطرناک ہے. تو اس لیے بزنس کمیونٹی تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے. پھر اس بات یہ کہ جو اکنامکس کے حالات اس میں کئی سالوں سے اس ملک کے اندر ہیں, اس میں وہ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کے سیاست کر سکیں. سیاست ایک فل ٹائم جاب ہے. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اس ملک میں جو سیاسی رجحان چلا آ رہا ہے, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی لوگ برسر اقتدار رہتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے, وہ اپنے کام میں منج گئے ہیں. اس میں نئے آدمی کی جگہ بننا بڑی مشکل ہے. کیونکہ بزنس کمیونٹی بیسیکلی نہ اس کا کوئی اتنا ہلکا انتخاب ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی پیچھے کوئی ایسا فیوڈل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, نہ کوئی اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اسے اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے. تو وہ آج کل کیونکہ ایسے ماضی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو لوگ سیاست میں آئے بزنس کمیونٹی کے, ان کے کاروبار کو بڑے نقصانات ہوئے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی تعصب کہہ لیں اس کے نظر ہو گئے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا گیا. جبکہ ہماری سیاسی شخصیات نے جو بھی کاروبار شروع کیا ان کو تو 4 چاند لگ گئے. ہاں وہ ایک الگ رجحان ہے. سیاست لوگ کاروبار میں آئے نا, کاروباری سیاست میں نہیں گئے. اچھا جو گئے وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ اس سسٹم سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے اور وہ اور طریقے سے ان کی ٹریننگ تھی, اور طریقے سے ان کا براڈ اپ تھا. تو وہ بیچارے پھر اپنا انہوں نے کاروبار بھی نقصان کیا اور بہت برے حالات میں آ گئے. اور جو پھر اسی لیے جو ہے تھوڑا اس مرتبہ, بلکہ میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اس مرتبہ کراچی سے بھی کافی لوگ جو ہے وہ مختلف جماعتوں سے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے. وہ آئے بھی ہیں, جیسا بھی آپ نے اختیار بیگ صاحب کا کہا کہ وہ جیتے بھی ہیں, اور بھی کچھ لوگ جیتے ہیں. موبائل مارکیٹ کے صدر ہیں ایسوسی ایشن کے, جی رضوان صاحب, وہ کیا ہوا, جیتے ہارے, وہ جہار گئے, وہ میرے خیال سے حصہ لینے کی جو ہے وہ ہاں مطلب ہمت تو کی. اور نہیں رضوان خالی نہیں, اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور بھی آئے. اور اس مرتبہ ایک اچھا ٹرینڈ یہ بھی دیکھا گیا کہ تمام سیاسی پارٹی سے, میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا, سب نے بڑی اپروچ بھی کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے, جو اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, اس میں ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کاروباری لوگ بھی اس میں. یہ بڑا اچھا اسٹیپ تھا سیاسی پارٹیوں کی طرف سے. لیکن بزنس کمیونٹی والوں کی کچھ اپنی ریزرویشنس ہوتی ہیں اور وہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت جو حالات کاروبار, دیکھیے یا تو آپ کا کاروبار اتنا اسٹیبلش اور اتنا روٹین سسٹم سے چل رہا ہو اور آپ کی اکانومی میں اتنی جان ہو کہ آپ یہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے یار میں کچھ ٹائم اپنا پالیٹکس میں بھی دے سکوں. یہاں جو حالات ہیں وہ تو 12 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے لوگوں کو اپنے کام سنبھالنے کے لیے, کیونکہ اتنا اپ ڈاؤنس ہیں, اتنا فلکچویشنس ہیں اس پالیٹکس میں, اکنامکس کے اور کاروبار کے اندر. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کاروباری آدمی جا کے اس طرف صحیح. اچھا کیا نواز شریف صاحب کے دور میں بزنس کمیونٹی کو ریلیفز ملتے ہیں یا یہ صرف ایک تاثر ہے, ایک پرسیپشن بلڈ کیا ہوا ہے, کیا ہے اس کی حقیقت؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں کچھ کام بڑے اچھے ہوئے ہیں, جس کے کچھ میں ایسے جیسے کہ مثال پہ ایک آکٹرائی ہوتا تھا 98 کے اندر جس کو ہم چنگی کہتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب نے آتے
ख़त्म कर दिया था, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। उसका इम्पैक्ट ये आया कि वो जगहें, वो इलाके, वो ज़मीनें, वो एरियाज़ जो डेवलप नहीं थे बिकॉज ऑफ ओनली ऑक्ट्रा या चुंगी की बदमाशी की वजह से, वहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। एक छोटा सा स्टेप था लेकिन उसका इम्पैक्ट आज तक मिला है। ऐसे उन्होंने जो पंजाब में डेवलपमेंट की है मोटरवेज़ के हवाले से या और जो उन्होंने वहाँ पे काम किए, इसमें नो डाउट कि उन्होंने काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों ने नहीं किया है, दूसरों को आता नहीं है। हर एक का एक टारगेट होता है, एक अचीवमेंट होती है। किसी उनका ज़्यादातर फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था, जो उन्होंने जो नज़र भी आती है पंजाब के अंदर। और इसी तरीके से उन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स पॉलिसी की, खुद भी कारोबारी हैं, कारोबारी मिजाज को समझते हैं, इसके हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन उसके अलावा जो और हुकूमतें भी रहीं वो भी अपने तौर पे कोशिश करती रही। लेकिन मसला है कि ना किसी एक लीडर की विश से सिस्टम नहीं चल सकता। चलाने वाले लोग तो नीचे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी आपकी होती है, वो अगर थोड़ा सा सिस्टम से ना सपोर्ट करे तो कोई भी वज़ीर आज़म वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि चलाने वाले लोग वो होते हैं। वो तो सिर्फ एक पॉलिसी दे सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं। लीडर का काम तो खाली विजन देना होता है ना, इम्प्लीमेंट करना तो वो लोगों का काम है जो नीचे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इस पर फिर इमरान खान साहब भी ये बात बारहा करते रहे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनका साथ नहीं दे रही, बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देना चाहते हैं। इमरान खान साहब के टेन्योर में क्या सूरत हाल बेहतर हुई थी, और अब आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के क्या मिशन एंड गोल्स हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, नई हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से सपोर्ट करें? इमरान खान साहब के दौर में भी एज़ फार एज द बिजनेस इकनॉमिक कंसर्न उसमें अच्छे काम हुए जी जी। और कुछ चीज़ें नहीं पाए तकमील तक पहुंच सकी, क्योंकि मैंने जो इमरान खान साहब की हुकूमत का दौर देखा वो तो मेरे ख्याल से हुकूमत से ज़्यादा जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट था। वो गवर्नेंस तो नज़र ही नहीं आई ना, क्योंकि वो पहले वो कोविड आ गया, वो पुलवामा वाला इंसिडेंट हो गया, उसके बाद फिर पीडीएम वाला एक मूवमेंट शुरू हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी सुकून से कोई हुकूमत जैसी करनी चाहिए वो कर सकें। सही। और ऐसा और हुकूमतों के साथ भी मसले रहे, क्योंकि एक पॉलिटिकल यहाँ पे हमारे पास सिस्टम तो है, लेकिन ये कि हर आदमी ने, हर लीडर ने, क्योंकि हमारा किसी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, हम तो अपनी कारोबार की बात करते हैं। विजन तो नज़र आया, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, विजन हर एक के पास था और इकनॉमिक के हवाले से था। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका, उसमें डेफिनेटली कुछ हर्डल्स ऐसी थी जो निचली सतह पे थी, जो शायद किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकी और आज तक भी कंट्रोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सेकंड बात आपने की, अब आपकी क्या एक नया सेटअप बन रहा है, उसमें आपके क्या ख्याल है? देखिए, उसमें ये है, हर हुकूमत जब भी तब्दील होती है तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो कारोबारी लोगों की। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कारोबार और इंडस्ट्री यही वो चीज़ें हैं, आपकी इकनॉमिक इस्टेब्लिश होगी। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत हो गया। हमने 10-15 साल से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सुन के कान पक गए। अब खुदा के लिए चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स की बात करें, बैठ जाएँ सब लोग, तमाम अब हो गया ना। जिस भी हुकूमत जिसको वोट मिले वो हुकूमत बनाए, हम सब के लिए दुआ गो हैं। हमें आए हुकूमत बने, मजबूत हुकूमत के लिए दुआ गो हैं, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट बने, चाहे वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बने, चाहे किसी भी तरीके से बने। कारोबारी लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम चाहते हैं कि मजबूत हुकूमत आए जो बड़े फैसले कर सकें, उस फैसले पर अमल करा सकें, अपने नीचे सिस्टम को सही कर सकें। और उसमें अगर ये कुछ अपना टारगेट लेके चलें, जैसे 90 डेज़ का टारगेट होता है, 90 डेज़ भी हुकूमत के लिए कुछ बहुत मतलब बड़ा वक्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उनको अगर प्लानिंग के साथ वो लेके चलेंगे, हम 90 डेज़ में, लेट से कि हम अगले 100 दिन में, लेट से हम 100 दिन में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आज बैठ के ना उस पर बात करें, उसको प्लान करें। और उस पर बुनियादी चीज़ें जो इस वक्त बदतरीन इंडस्ट्री सफ़र हो रही है आपकी, मैं कहता हूँ कि बंद हो रही है, बंद हो चुकी है, उसकी बुनियादी वजह बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात है कि इस इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस नहीं किया। सेकंड, आपकी इतने बड़े मुल्क के अंदर, जैसा पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर 24 करोड़ लोग बसते हैं, और जो खुदा के वो तमाम वसाइल से, जब मैं तो कहता हूँ कि सूरह रहमान में जो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें दी ना, इस मुल्क को सब में सब कुछ है। यहाँ पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, समंदर भी है, बर्फ़ भी है, धूप भी है, मतलब हवा भी है, विंड भी है, मादनियात भी हैं, गंदम भी है, गन्ना भी है, मतलब यू नेम इट। मैं तो 10 मिनट बोल सकता हूँ। ये कहाँ है, किन मुल्कों में? आप अपने पड़ोसी मुल्कों में देख लें, वहाँ पे तो अगर पोर्ट बंद हो जाए तो उनके लिए पीने का पानी भी इम्पोर्ट हो। जो आज बड़े बड़े हम अरब कंट्रीज़ की बात कर लें, अगर इसमें चलें, सऊदी एक कंप्लीट मुल्क को उससे हट के आप बात करें तो टोटली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ अपना, और इतना कुछ है कि अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। लेकिन अब इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, किस तरह से करवा सकते हैं, इन तजावीज़ पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ आपने भी कहा कि शरह सूद में जो है वो उसकी कमी का भी मुतालबा हमारे सामने आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। 100 डेज़ प्लान क्या हो सकता है, आगे बजट भी आना है। अशरफ भाई, आपसे भी पूछेंगे इस हवाले से कि बजट से पहले हुकूमत क्या इक़दाम कर सकती है, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एचआर में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है इकोनॉमिक्स और इलेक्शंस के हवाले से कि नई हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। तो अभी जैसे अभी कंधारी साहब भी बात कर रहे हैं
کہ 90 ڈیز یا 100 ڈیز کا پلان ہوتا ہے, اور یہ 100 ڈیز پلان ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں جب عمران خان صاحب آئے تھے حکومت لے کر تو 100 دنوں میں چمتکار ہونے جا رہے تھے, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. تو یہ 100 ڈیز جیسے قنداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں اور بیوروکریسی اور سسٹم اگر ساتھ دے. تو کس طرح سے پلان ہونا چاہیے, کیونکہ یہی اگر 100 ڈیز کیلکولیٹ کر لیں تو اس کے بعد بجٹ آنا ہے, اور بجٹ کی تیاری ہم سب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے حکومت کو کرنا ہوتی ہے اور ٹائم اتنا نہیں ہے. تو کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اشرف بھائی؟ دیکھیں نگراں سیٹ اپ نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا. انڈسٹریلسٹ کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے, ریجنل ممالک سے مقابلہ کریں تو 17 سینٹ پر یونٹ کاسٹ آئی ہوئی ہے. اگر جوہر صاحب بھی کنفرم کریں کہ جیسے ان کی جو فلور مل ہے اور یہ سارے جو ان سے وابستہ ہیں, تو جو پہلے ریٹ آتا تھا وہ اب ڈبل ہو گیا ایک سال میں بجلی کا, تو اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ نہیں نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں 17 سینٹ ریجن میں کہیں نہیں ہے. تو یہ ایک پلان دیا تھا جو نگراں سیٹ اپ ہے, اور وہ بھی بزنس مین ہیں گوہر اعجاز صاحب. تو انہوں نے ایک پلان دیا, بیٹھے ایک پلان دیا 9 سینٹ پہ, وہ IMF کو بھیجا ہے. اب کنسرن یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال کے ساتھ یہ اگر 9 سینٹ پہ مل گیا نا تو تب یہ آگے چل کر پلاننگ پہ ہم آ سکیں گے, ورنہ اس ریٹ پہ انڈسٹری نہیں چل سکتی. اس گیس کے ریٹ پہ انڈسٹری بند ہونی اور مزید ہو جائیں گی, کیونکہ جس کا اگر میں ایک چھوٹی انڈسٹری کا بل ہوں, دیکھیں ہمارے گھر کا بل اور انڈسٹری کا بل کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جوہر صاحب پھر اس کو کنفرم کریں گے, ایک انڈسٹری کے جس کو گیس بوائلر اور یہ سب چلانا ہے 25 لاکھ 30 لاکھ نہیں, اس کا کروڑ کا بل آتا ہے. جس کا 1 کروڑ کا بل آتا تھا 2 کروڑ کا بل ہے. میرے سامنے رکھے ہیں, وہ کہہ رہا ہے بھائی میری انڈسٹری 50% پروڈکشن پہ 2 کروڑ کا بل کہاں سے دوں گا. اسی طریقے سے بجلی کے بل پہ جائیں تو ایک کا دکھایا میں نے 1,25,000 یونٹ سے بجلی کے. اب آپ سوچیں 1,25,000 تو اس کا جو بل کہاں گیا ہوگا. تو یہ سوچنا پڑے گا ہمیں. انڈسٹری چلے گی, آپ کو ریونیو ملے گا, روزگار ملے گا. اس وقت بے روزگاری کا پورشن دیکھیں پچھلے 2 سال میں, یعنی کہ عمران خان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد ایک سیٹ اپ آیا, اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آیا, تو آپ کی بے روزگاری بڑھی ہے. اس کا اثر کیا آ رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کل سے جو میں دیکھ رہا ہوں اتنی خطرناک سچویشن ہے اس شہر میں کہ آپ 7 اضلاع ہیں, 7 اضلاع میں کوئی ایک اضلاع دکھا دیں جہاں پہ آپ کو یہ اسٹریٹ کرائم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو یہ مزید خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. اور یہ اگر فوری طور پہ بیٹھ کے اگر جو بھی سیٹ اپ کرنا ہے, کیونکہ غیر یقینی صورتحال کا رمضان آپ کو بتاؤں کہ اتنی خطرناک سچویشن کے الیکشن کے 3 دن کے بعد, آج تیسرا روز ہے جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں. پہلے دن الیکشن کے بعد جمعے کو پہلا, کیونکہ جمعرات کی چھٹی تھی, جمعے کو مارکیٹ کھلی 1200 پوائنٹ مندی ہوئی. مارکیٹ کھلتے ہی 2100 پوائنٹ گری ہے, پھر 1200 پوائنٹ مندی پہ بند ہوئی ہے. پھر پیر کو مارکیٹ کھلی, ہفتہ اتوار بند تھی, پیر کو کل کھلی 2300 پوائنٹ گری ہے, اور 2300 پہ 1850 پہ بند ہوئی ہے مائنس میں. آج بھی مارکیٹ کھلی 1350 پوائنٹ, یعنی کہ اگر ہم صرف 3 کاروباری روز میں دیکھیں 4400 پوائنٹ کی مندی ہو گئی ہے. 4000 پوائنٹ بھی اگر ہم لیتے ہیں تو آپ سوچیں اربوں روپے جو سرمایہ کاروں کے ڈوب چکے ہیں. مطلب جو شیئرز کی پرائس تھی جو 100 روپے تھی وہ اب آ گئی 90 روپے پہ, پر شیئر 10 روپے کا نقصان ہو. کہاں جائے گا بھائی وہ. دیکھیں معاشی استحکام ہوگا تبھی اسٹاک مارکیٹ اس کو ریلیٹ کرتی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو یا اسمال مطلب انٹرپرائز چھوٹے پیمانے صنعتیں وہ چلتی ہیں تو اسٹاک ایکسچینج چلتا ہے. اب یہ اس کو بھی کنفرم کریں گے جوہر صاحب کہ اس میں کتنی صداقت ہے, کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ امپیکٹ بھی بات کرے گا. اور دوسری بات یہ اشرف بھائی کی بات میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا جوہر قنداری صاحب کہ اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں یقیناً بہت بڑے ایشوز ہمارے سامنے, انڈسٹریز ہوں چاہے وہ عام عوام, پانی, بجلی, گیس اور انفراسٹرکچر کی صورتحال. ہمارے جتنے بھی انڈسٹریل زونز کا جیسے اشرف بھائی نے بھی ذکر کیا, آپ جا کر دیکھیں تو نہ سڑکیں ہیں, نہ لائٹیں ہیں, نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں, وہ سب جو ہے لگتا ہی نہیں کہ آپ انڈس چل رہے ہیں. سیوریج کا نظام انتہائی خراب ہے. تو ہم کس طرح سے جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی حکومت کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو پروجیکٹ کرے اور ان کاموں کو کس طرح سے پریشرائز کر کے کروا سکتے ہیں, کیونکہ سبھی حکومتوں میں چیزیں ذکر تو ہوا ہے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. تو کیا آپ لوگ سوچتے ہیں اس حوالے سے کرنے کے لیے؟ اشرف بھائی نے جیسی بات کی کہ اسٹاک کے حوالے سے بات کی کہ جس طریقے سے وہاں پہ ایک مندی کا رجحان ہے, اور آپ نے جیسے ابھی بجلی کی انہوں نے بات کی کہ جی بل لوگوں کے ڈبل ہو گئے. بالکل ڈبل ہو گئے. نارمل انڈسٹریز کے اندر جس میں 10-15-20 لاکھ روپے بل آتا تھا, آج اس کا بل 60-65 لاکھ روپے آتا ہے. پروڈکشن اتنی ہے, سب کچھ اتنی ہے, آگے سیلری بھی بڑھ گئی ہے, خرچہ بھی بڑھ گیا, کاسٹ بڑھ گیا, پروفٹ بھی اتنا, تو لوگ ظاہر سی بات ہے انڈسٹری سے ہٹتے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا جتنے سروے پاکستان میں ہوئے تو انہوں نے پاکستان میں اکنامک گروتھ کے لیے 3 چیزوں پہ فوکس کیا تھا. ایک انہوں نے کہا تھا اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, ایک انہوں نے کہا تھا کہ انرجی آؤٹیج کے مسئلے سے نکلنا ہوگا, تیسرا انہوں نے کہا تھا لا اینڈ آرڈر کے مسئلے سے نکلنا.
लॉ एंड ऑर्डर अगर चले स्ट्रीट क्राइम तक है तो वहाँ तक तो बात बड़े शहरों में समझ में आती है, हो ही जाता है, कंट्रोल भी पहले हुआ फिर भी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हम उस जोन से निकल गए जो एक बदतरीन दौर यहाँ पे बम धमाकों का और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गलतम तंजीमों की तरफ से था। अभी भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं बलूचिस्तान वगैरह में, लेकिन वो लेवल नहीं जिसमें हम आज से 8-10 साल पहले निकल चुके हैं। उस हद तक तो चले, हेड्स ऑफ टू आवर फोर्सेस के उन्होंने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। स्ट्रीट क्राइम भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि इस टाइम इतनी अनसर्टेनिटी है कि पुलिस और जो हमारी दूसरी इंतजामिया है वो दूसरे कामों में लगी हुई है, तो जगहें खुली हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्रीज बेहतर हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों तो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाए। अब आ जाएँ इकनॉमिक्स के ऊपर, देखें जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं ना, इस वक्त हम तकरीबन 30% ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बेयर कर रहे हैं जी। और इस वक्त जब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आजकल दुनिया का सारा कारोबार एक सेल फोन के ऊपर होता है, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, उसके अंदर हम इतना ज़्यादा यहाँ पे एक $1 के ऊपर जो है ना वो एलसीए कैंसिल हो जाती हैं और सौदे मनसूख हो जाते हैं। वहाँ पे आप इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ डूइंग बेयर करके काम नहीं कर सकते। यूटिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस, पानी तो खैर है ही नहीं, बिजली और गैस के अंदर दो प्रॉब्लम है। एक तो जो टैरिफ है वो ड्रास्टिकली हाई है, उसका कोई कंपैरिजन हमारे रीजन से है ही नहीं। इस रेट के साथ तो इम्पॉसिबल है सर्वाइव करना। और दूसरी बात उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, आए दिन शट डाउन है, आए दिन लोड शेडिंग है। आपको मालूम है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, अगर उसको आप एक मरतबा शट डाउन कर दें तो उसको दोबारा स्टार्ट करने में 4-4, 6-6 घंटे लगते हैं उस परफेक्ट प्रोडक्शन लेने तक, क्योंकि एक प्रोसेस है। बॉयलर हैं वो ठंडे हो गए, उनको गर्म करना है, उनको प्रोसेस में लाना है, लाइनों में जो माल है वो सब जो रुक गया उसको प्रोसेस क्लियर करके फिर दोबारा उसको उसकी पूरा रिदम बनाना है, इतना आसान नहीं है। तो अब इन चीज़ों पर क्योंकि फोकस नहीं है। अच्छा, अब आप देखें कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी, बिजली पानी हमारे पास नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुदा करके आ जाए। एक और बड़ा मसला कि इस पूरे रीजन में इस वक्त वी आर बेयरिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ मार्कअप। 23-24% मार्कअप है, 4-5% इंश्योरेंस कॉस्ट लग जाती है। अगर आप 28-30% मार्कअप देख के आप कैसे कोई इंडस्ट्री चलाएगा? डेफिनेटली फिर वो लोग एनपीएल की तरफ जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग लोन होगा, लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे और यही जून के बाद दिसंबर तक के एक बहुत बड़ा बैंकों के ऊपर एक बर्डन खड़ा होगा जिसको आप फिर वही कोर्ट कचहरी होंगी और लोग जो परेशान होंगे। माजी में हुआ ये कि लोगों ने जब ये हालात देखे तो बेशुमार इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, बेशुमार इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। एक लार्ज सेक्टर पे जो काम कर रहे होते हैं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ बैकअप प्लान भी होते हैं। और जो एक एसएमई सेक्टर है जो 80% पाकिस्तान में काम कर रहा है, उनके पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। वो तो छोटे मोटे लोन लिया, 2 पार्टनर बन गए, एक इंडस्ट्री लगा दी, वो तो फारिग हो गए। अब कर क्या रहे हैं लोग कि जब इंपोर्ट का एक रुझान बढ़ा तो लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बंद करके वेयर हाउस बना दिए और इंपोर्ट करना शुरू कर दी चाइना से, और जगह जगह वेयर हाउस भर दिए, खुद घर पे बैठ गए, 2 गार्ड रख दिए, 4 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, ना कोई आने का खतरा ना जाने का खतरा, घर में टीवी में अपने मोबाइल में अपना पूरा वेयर हाउस देख रहे हैं, 2 बंदे गार्ड रखे हैं, वहीं से डिलीवरी हो रही है, वहीं से माल आ रहा है। इंडस्ट्री खत्म। जहाँ पे 200 आदमी काम करते थे वहाँ 4 आदमी काम करते हैं। तो जो बाकी जो 196 लोग बेरोजगार हुए वो कहाँ जाएंगे? अब जो ट्रेंड चल रहा है कि अब इंपोर्ट भी, क्योंकि डॉलर की इतनी स्टेबिलिटी ना होने की वजह से डॉलर जो अपसेट हो गया, अब लोग इंपोर्ट की तरफ भी नहीं जा रहे। अब क्या कर रहे हैं? अब लोग वो बिल्डिंगें तोड़ के या तो उस पर अपार्टमेंट बना रहे हैं, या घर बना रहे हैं, या प्लाजे बना रहे हैं। देखिए कारोबार तो करना है ना, मतलब क्या करें? या तो फिर अगर बहुत बड़ी जगह हो तो फिर ये कब्रिस्तान बना लें, उसका काम भी अच्छा है। और वो जो कारोबार कर रहे हैं जिस तरह से लाइक हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसके लिए भी भैया आपको तमाम यूटिलिटीज़ भी तो चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, लेकिन उसका कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद नहीं। ब्रेक ले लेती हूँ जौहर साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे और शरह सूद में जो है वो नौमुंतखब हुकूमत से किस तरह से जो है वो बात की जाए, क्या जो है पॉइंटर्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए कि उसमें भी कमी का मुतालबा बिजनेस कम्युनिटी एक अरसे से कर रही है लेकिन नहीं हुआ, क्या हो सकता है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि जो शरह सूद में कमी का मुतालबा है वो तो किया जा रहा है, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि अभी हमने जब इलेक्शन कैंपेन्स देखी तो उसमें हमने देखा कि बिलावल साहब ने जो है वो बड़े धुआंधार जलसे किए और उसमें हमने कैंपेन्स नज़र आई कि जी इतने यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। क्या वाकई ये सब एप्लीकेबल है? दूसरी तरफ ही, जैसे भी मैं बार बार कह रही हूँ और अभी कंधारी साहब ने भी कहा कि 90 डेज़ और 100 डेज़ प्लान होता है, उसके बाद जो टेन्योर आ रहा है उसमें बजट आना है, बजट आता है, नए टैक्सेस लगते हैं। इस वक्त क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है? आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हमें जाना है तो सारे टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे या कुछ कमी आती हुई हमें नज़र आएगी? चलें नए टैक्स ना लगाएं, पहले वालों की कुछ कमी कर दें या जो है वो ऐसा मौके क्रिएट कर दें कि इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए और बिजनेस कम्युनिटी की भी मसाइल हल हों। अशरफ भाई, जादू ये सिर्फ एक जादू से हो सकता है। क्योंकि जो सूरत हाल है, इंटरेस्ट रेट कब कम होगा? जब महंगाई की शरह कम होगी। महंगाई की शरह कम होती हुई दिखाई नहीं। जो मौजूदा सूरत हाल, जैसे स्टॉक एक्सचेंज बताया ना मैंने, गिर रही है,
किसी वक्त भी आपको बता सकता हूँ मैं अभी से प्रेडिक्शन जो माहिरीन कर रहे हैं, डॉलर किसी वक्त भी शूट कर जाएगा। अनसर्टन जब होती हैं चीज़ें तो वो रुपए की कदर पे असर पड़ता है। किसी वक्त भी आपको खबरें मैं ही दूंगा कि वो डॉलर किसी वक्त भी शूट मारेगा और उन्हें दोबारा। लेकिन सबसे ज़्यादा खबरें ये थी कि इलेक्शन आएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी इलेक्शन के बाद भी आप लोग वही बातें कर रहे हैं। नहीं देखिए ना, अगर इस्तेहकाम तब आता, सियासी इस्तेहकाम, अभी गैर यकीनी सूरत ये है कि अभी पता ही नहीं कौन गवर्नमेंट बनाएगा ना। बहुत इजी एक्सेस होता कि सब बैठते, एक पार्टी के पास पोजीशन होती, 120 सीटें, बाकी के साथ बैठते, गवर्नमेंट बन गई। अभी तो उनके पास पावर ही नहीं है ना। अभी आपस में बैठ के डिसाइड ये करना है कौन बनेगा। अभी तो कह रहे हैं मेरी भी बारी दो, मेरी भी बारी दो, मेरी भी बारी दो, सब अपनी बारी मांग रहे हैं। सुबह दोपहर शाम में शिफ्टें लग रही हैं जी। अब मसला ये है कि ये मुल्क है, इस मुल्क के साथ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मतलब नहीं खेलें। मईशत इससे असर पड़ रही है। मईशत, अभी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो निगरान सेटअप के साथ और आर्मी चीफ ने एक ऐसा ही FC का एक प्लान किया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। देखें ऐसी सूरत हाल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होता है। बाहर से इन्वेस्टर क्यों आएगा? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं वो क्यों भेजते हैं? अपने लोगों के लिए, ठीक है। उसके साथ अगर देखें उनके पास जो पैसा होता है जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ़ ममालिक में, वो वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, वो यहाँ आके प्रॉपर्टी में लगाते हैं। हमने क्या किया, उन्होंने जो प्रॉपर्टी में पैसे लगाए उनके पैसे डूब गए। फ़िज़ाइया देखें, सुप्रीम कोर्ट में केस चला 18 अरब रुपए बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के। मतलब यार आप कोई सिस्टम बनाएं, ऐसे आप कैसे प्रोजेक्ट लिया है और लोगों के पैसे खा लिए आपने। इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपने टेसर टाउन में लोगों ने पैसे लगा दिए जो यहाँ पे टेसर टाउन है, बहरिया टाउन है, फिजाइया का आपने जिक्र किया, एंड सो ऑन हाईवेज पे पूरी लाइन लगी है सोसाइटीज की। अब बाहर के लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वहाँ तो नहीं कर सकते ना। आप जौहर साहब भी कंफर्म करेंगे, बाहर वो लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। जो जमा पूंजी है वो कहाँ लगाते हैं? अपने मुल्क में। यहाँ जब प्रॉपर्टी लेने उनको सपोर्ट तो करो, उनको कुछ तो करो। अब वो बेयारो मददगार इधर से उधर भाग रहा है, कहाँ जाऊँ भाई, मैंने पूरी ज़िंदगी भर के पैसे लगा दिए। हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना, ये जो करप्शन है सिस्टम और ये सब चीज़ें, ये ख़त्म करना होगा इस मुल्क से। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सियासी इस्तेहकाम, पार्टी जो भी है बैठे हैं आप फौरी तौर पे ऐलान करें, और आप ऐलान करें ये वज़ीर आज़म है, ये हमारी काबीना है, ये वो, ताकि इस्तेहकाम है। अगर हमने फौरी तौर पे नहीं किया, स्टॉक मार्केट 3 दिन में 4,500 4,400 पॉइंट गिर गई है, डॉलर अगर शूट कर गया तो हमारी महंगाई नहीं रुकेगी। मतलब ओवर टू, मतलब अगर हम पूछ सकते हैं जौहर साहब, अगर यही पॉइंट्स लेकर जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, और अभी नज़र तो यही आ रहा है कि मुश्तरका हुकूमत ही बनती हुई हमें तो फ़िलहाल इस वक्त नज़र आ रही है, तो क्या मुलाकातें होती हैं कम्युनिटी से और ऑन बोर्ड लेते हैं, मशवरे होते हैं बजट बनने से पहले, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, डॉलर की स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से? तो आप अगर ऐसा होता है तो किन पॉइंटर्स को डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, हम मशवरे लिए जाते हैं तमाम एसोसिएशन से, फेडरेशन से, और मशवरे दिए भी जाते हैं। बल्कि हमारे पास तो आप यकीन करें कि मार्च से ही इस पे बड़ा काम शुरू हो जाता है। हमारा R&D सेल जो है वो इस पे काम शुरू कर देता है अपनी तजावीज़, जो क्योंकि हम बेसिकली ग्राउंड के लोग हैं ना। सही बात है। हम इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसी नहीं बना रहे, हम ग्राउंड में खड़े होकर उसको फेस कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पता होता है। देखिए मसला पता है कि बुनियादी तौर पे देखें, मैं और मुझे 2020 के 21 के नंबर याद नहीं है, लेकिन आप 2023 के बजट की बात करें, तकरीबन 14,460 बिलियन का हमारा बजट था, जिसमें जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है FBR से 9,200 बिलियन हुआ है। आपको पता है इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कितने थे? 13,320 बिलियन। बजट का तखमीना था 14,460 अरब रुपए, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंस कितने थे? 13,330 अरब रुपए, और टैक्स आया 9,200 अरब रुपए। तो मुझे हैरत इस बात की होती है कि हम जब बजट बना रहे होते हैं तो मतलब ये तो बहुत विजनरी लोग हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिक के लोग हैं, हम तो मतलब किसी गिनती में नहीं आते। तो कुछ हम अपने घर का बजट भी बनाते हैं, अपने फैक्ट्री का बजट भी बनाते हैं, तो एक हमारे पता होता है कि यार ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, इतने पैसों में हमें बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, पेट्रोल के पैसे देना है, और इतना चलो हम सेव कर लेंगे। या हो सकता है आखिरी में 10-20 हज़ार रुपये तो शॉर्ट होंगे, चलो कहीं से लेके पूरा करेंगे, अगले कहीं से पूरा। एक प्लानिंग होती है ना, कुछ लोगों ने, कोई किसी ने कमेटी डाली हुई है, किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप ऐसी छोटा सा मैनेज करते हैं। तो आप ये कैसा मैनेजमेंट है कि जब आप इसमें कह रहे हैं कि जी हमारा तो टोटल बजट 14,460 का, और अभी सरकारी खर्चा जब होता है तो उसकी डेफिनेटली फिर बोरिंग की तरफ जाता है। इसका इम्पैक्ट किस पे आता है? फिर आपका महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और वो अल्टीमेटली फिर आपकी कॉस्ट हमारे ऊपर आ जाती है। तो ये चीज़ें ना, इस चीज़ पे जो ग्रास रूट्स की चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें, वो कभी भी डिटेल में जाके सही नहीं की जाती। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम माजी में उठा के देख लें, यहाँ कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट किए जाते हैं। बिल्कुल यार अभी निकालो,
یہ 6 مہینے نکلے پھر سوچیں گے, یہ بجٹ نکل جائے پھر سوچیں گے, اگلی بار دیکھیں گے, IMF سے مانگ لیں گے, سعودیہ سے مانگ لیں گے. فیول کی پرائسز میں بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے, تھوڑا بہت جو ہے نا وہ بس آپ کو لالی پاپ دے دیتے ہیں, اس کے بعد مطلب بڑھاتے ہوئے تو کم تھوڑا, کیونکہ دیکھیں حکومت کی ہم مذاق سے کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا ان کا وہ ہمیشہ 2 اسٹیپ آگے جاتی ہے, اور جب پریشر بنتا ہے تو 1 اسٹیپ پیچھے ہوتی ہے. 2 کی 2 نہیں ہوتی, 1 اسٹیپ پیچھے ہوتی ہے, جاتی 2 اسٹیپ ہے, ہوتی 1 اسٹیپ پیچھے. تو پہلے اتنا بڑھاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں اگر ریزسٹنس آ رہی ہے, شور ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا پیچھے کر کے سب کو خوش کر دیتے. ایکچولی میں یہی بار بار سے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اب جو ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی بہت ہو گیا, ایک اسٹیبل سیٹ اپ کے ساتھ ہمیں چارٹر آف اکنامک پہ آنا پڑے گا, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا ہوگا. اونلی ون سروائیو ان دس کنٹری کہ آپ جال بچھا دیں انڈسٹری کا, چاہے کاٹیج انڈسٹری ہو, چاہے SME سیکٹر ہو, چاہے جیسے انہوں نے ابھی اصل میں نے بات کی فارن انویسٹمنٹ کی. کون فارن انویسٹمنٹ دے گا؟ آپ کے ملک میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. یہاں کا جس کے پاس پیسے ہے وہ پیسے لے کے نکل رہا ہے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی سعودیہ جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی ملیشیا جا رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں. اچھا جا رہے ہیں تو ریمیٹنسز لانے کے لیے بھی ماحول سازگار نہیں ہے نا, کہ ڈالر ریٹ ہی اسٹیبل ہو تو چلے جانے والے کا بھی فائدہ ہو رہا ملک میں. ان حالات میں ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا کاروباری حساب سے ویٹ اینڈ سی پہ چلا گیا, وچ از ویری ڈینجر. یا تو ایکٹیویٹیز ہو یا بند ہو جائے. ویٹ, اب میں بھی آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, اگر آپ بھی اپنے سے سوچ لیں, اگر آپ کو بھی کوئی کہیں پہ کچھ گاڑی بھی خریدنی ہو یا کوئی فلیٹ بک کرنا ہو یا کوئی اور انویسٹمنٹ کرنی ہو, تو پتہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار تھوڑا رک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں, ذرا حکومت بن جائے, ذرا سیٹ اپ صحیح ہو جائے, رمضان نکال لیتے ہیں. تو اس میں آپ انویسٹ نہیں کر رہے, آپ ہولڈ کر کے بیٹھیں. ٹھیک, تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت خطرہ, یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایک گروتھ نظر آتی ہے, اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. آپ اپنے نیبر کنٹریز میں دیکھ لیں وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. اب امید یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو یہی تھا کہ الیکشن ہو جائیں, حکومت بننے بھی یقیناً اب کچھ ہی دن لگیں گے. اور کچھ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو اب ہمارے ساتھ جو 2 گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں. ہم نے بھی کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ اسپیشل اولمپکس کے حوالے سے, اور جو ہے وہ میراتھن ہوئی تھی, اور اس میراتھن میں کافی سارے لوگوں نے حصہ لیا تھا. تو اس میں جو دونوں کیٹیگریز میں ونرز ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. محمد سجاد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سجاد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ساتھ سہرش قیوم بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم سہرش, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میراتھن کے بعد تھکن اتر گئی ہے؟ بس اتر ہی رہی ہے اس ٹائم. ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کب سے میراتھن میں حصہ لے رہے ہیں, کہاں کہاں اب تک جو ہے وہ آپ کی اچیومنٹس رہی ہیں؟ سجاد پہلے آپ اور دین پھر سہرش. جی, میرا تعلق ضلع بہاولپور سے ہے اور میں پنجاب دانش اسکول حاصل پور میں پڑھا ہوں. جی, سن 2011 کے مڈ میں کہیں میں نے رننگ شروع کی, اور وہ کسی مقصد کے بغیر تھی. اچھا. ہاں, پھر 2015 کے آخر میں میں نے پروفیشنل ایتھلیٹ بننے کا میرا خواب ابھرا, تو تب سے میں نے اپنی ٹریننگ چینج کی. پھر میں اسکول میں نے چھوڑ دیا, اور پھر میں گاؤں میں بھی دوڑتا رہا. میں نے ہر طرف مزدوری کی ہے, کافی پنجاب کے شہروں میں, گاؤں میں. تو 2018 اگست میں پہلی مرتبہ کراچی آیا, تو مجھے کلب ملا سندھ ٹریک اینڈ فیلڈ, اور ہمارے کوچ صاحب سر شہباز ہیں. تو تب سے میں نے اپنا جو نیشنل سطح پر کریئر ہے وہ آگے بڑھایا. پہلے میں شروع میں 5 اور 10 کلومیٹر میں حصہ لیتا رہا, لیکن میراتھن میں 2022 میں موو ہوا. تو میری پہلی استنبول میراتھن تھی جو مجھے پلاٹینم فٹنس نے اسپانسر کی تھی, اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی. میرا ایک خواب پورا ہوا کہ باہر ملک گیا, رننگ کی, پاکستان کا نام میں نے لیا. اچھا, اور اس کے بعد میں نے جو ریسنٹ اچیومنٹ تھی وہ پاکستان کو نمائندگی کرنے کا دوبارہ موقع ملا, لیکن آفیشلی ڈھاکہ میراتھن میں 2023 کے جنوری میں. تو میرا پرسنل بیسٹ ٹائم ہوا 2:42 اور 41 سیکنڈز. اگین آئی واز سو ہیپی, کیونکہ میری 7 سال کی جو محنت تھی اس کا پھل اس دن ملا جب میں نے گرین جیکٹ پہنی. تو اسٹرگلز تو ہمیشہ فیس کی ہیں, لیکن وہ اسٹرگلز اور وہ تمام مشکلات اور پین سب فنش ہو گیا. اور وکٹری لائن کراس کرتے جو ہے سب کچھ فنش ہو جاتا ہے. جیسے ہی مطلب نمائندگی کی تو وہ گرین جیکٹ نے سب کچھ بھلوا دیا. اپنی ٹریننگ کا آغاز 2017 سے سٹارٹ کیا. میں بیسکلی مڈل ڈسٹینس رنر ہوں. میں نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ 800 اور 1500 سے لیا تھا. 2018 میں نے اسلام آباد میں برونز میڈل حاصل کیا تھا. اس کے بعد میرے کوچز نے مجھے کراچی میراتھن کے بارے میں بتایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اپر لیول پر آتی رہی. 5000 سٹارٹ کیا, اس میں میری پیس اچھی بنی, تو میرے کوچز نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ میراتھن ٹرائی کرو. تو فرسٹ میراتھن میری کمشنر کراچی تھی, اس میں نے ٹرائی کیا اور اللہ کا شکر ہے میں نے پوزیشن بھی حاصل کی. اسی طرح میں نے آگے کرتی گئی. میں نے 5 to 10 کی ہے, بٹ 21 کلومیٹر
मुझे पता चला कि होने वाली है, तो मेरे कोचेस ने कहा आप कर सकती हो, ख़ुद को एक चैलेंज दो। तो मैंने इलेक्शन इन्वेस्टमेंट में ट्राई किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरी की। मुझे था कि मैं पूरी करूं, जो भी है पोजीशन आए नहीं आए मैं पूरी करूं बस, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि मैंने पूरी भी की और पोजीशन भी हासिल की। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा। किस तरह से आप लोगों ने क्या कैसे रुझान बना कि जो है हमें मैराथन जो है वो चूज़ करनी चाहिए? सारिश, आपने कैसे इंतखाब किया? मैंने इससे पहले हुई थी कराची मैराथन, उसकी ट्रेनिंग मैंने की थी। तकरीबन मुझे 1 मंथ पहले मुझे पता चल गया था कि कराची मैराथन हो रही है। उसमें मुझे था कि मैंने 21 किलोमीटर करनी है। सही है। बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो कोच ने मुझे मना कर दिया था कि आप नहीं करो, फिर पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने 5 किलोमीटर की थी। और कराची मैराथन में मतलब उन लोगों ने जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 5 किलोमीटर वालों को उन्होंने बिल्कुल भी बुलाया ही नहीं। मतलब एक होता है आप प्राइज़ तो बाद में दो, लेकिन प्लेयर को आप ऊपर बुलाओ, तो उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, मैं बहुत डिग्रेड हुई। तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि कमिंग मैराथन में मैंने हाफ मैराथन ही करनी है और इंशाल्लाह जीतना है। ज़बरदस्त। आपने कैसे चूज़ किया? मैम, कराची में इस वक्त मैराथन का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मैराथन का कायम हो चुका है, शायद ऐसा पहले कभी ना हुआ हो, पहले नहीं क्योंकि था। यस, अब मैं सिंध ट्रैक एंड फील्ड का तो मैं हूँ ही, और साथ साथ सीवी रनर्स क्लब का भी एक हिस्सा हूँ। जी जी जी। और वो ग्रुप वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान, जो कि सिर्फ मैराथन स्पेसिफिक हैं, और हम टुगेदर एक दूसरे को पुश करते हैं और बाहर पाकिस्तान में पाकिस्तान का परचम लेके जाते हैं, हम मैराथन्स करते हैं। रिसेंटली मैंने ठीक है ढाका के बाद फिर दोबारा मैं बर्लिन मैराथन में गया। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, जिनमें डॉक्टर सलमान साहब और उनके काबिल ज़िक्र फ्रेंड्स शामिल हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन सब का। बर्लिन में मैंने अपना पर्सनल बेस्ट हासिल किया, 2 आवर 37 मिनट्स और 34 सेकंड्स। तो इंतहाई खुशी हुई ऐसे, मतलब जब आप लोग एथलीट को सपोर्ट करते हैं तो एथलीट का हौसला बढ़ता है। शायद वो किन मुश्किलात से गुजरा है, उसका ख्वाब पूरा होता है, और ऑब्वियसली हर एक का ड्रीम है मुल्क की नुमाइंदगी करना। फिर दोबारा मुझे मौका मिला नवंबर में दुबई जाने का, एशियन 16th एशियन हाफ मैराथन चैम्पियनशिप्स, जो कि मेडल आप देख रही हैं सेंटर में पड़ा है। तो ये अचीवमेंट्स हैं। और अभी रिसेंट तो यही हमारी SOP हाफ मैराथन है, जिसमें मैंने 1 घंटा 14 मिनट और 6 सेकंड में रेस कंप्लीट की है। आई वाज सो हैप्पी। हाँ, टायर्डनेस तो बहुत है, बहुत सारी लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हिस्सा हैं करियर का एथलीट के, और साथ साथ चलता रहता है। हाँ, मैं यहाँ पर काबिल ज़िक्र करूँगा DHA कराची का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी एप्रिसिएशन और सपोर्ट के सिलसिले में ही मुझे उन्हें जॉब दी, ताकि मैं अपना करियर भी आगे बढ़ाऊँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँ। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही है, इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप जो सैरिश है वो आपने कैसे चूज़ किया? घर में कोई था एथलीट, या कहाँ देखा, कॉलेज में देखा, किस तरह से जरा इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी एक एथलीट बनना है और वो भी मैराथन रेसेस में जाना है? क्योंकि आपको कोई ना कोई इंस्पायर करता है ज़िंदगी में। तो मेरे बाबा फुटबॉलर रह चुके हैं, वेरी नाइस। और मुझे स्कूल टाइम से ही शौक़ था एथलेटिक्स में। स्कूल के जो इवेंट्स होते थे वहाँ मैं परफॉर्म करती थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने एक बैनर देखा था, मैं जा रही थी, एक बैनर देखा था, तो वहाँ से मुझे हुआ कि नहीं, मुझे करना है। उस टाइम कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी, जस्ट ऐसी ही गई कॉलेज इवेंट में और पोजीशन हासिल की। उसके बाद तो मुझे बस लग गया कि नहीं बाबा मुझे करना है। फिर बाबा लेके गए, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। हमारा क्लब है सिंध ट्रैक एंड फील्ड, वहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग का पीरियड जो था ना, टाइम पीरियड, वो बहुत टफ था। स्टार्टिंग में पेन भी हुआ। फिर मेरी कोच होती थी, मेरे भाई मुझे ड्रॉप करने जाते थे, वो मेरी कोच कहती थी मुझे कि आप इन्हें, मेरे भाई को कहती थी कि आप इन्हें यहाँ छोड़ के चले जाएं। क्या नाम है आपकी कोच का? मेरा सर शहबाज है और मिस नादिया है। तो वो भाई को कहती थी कि आप इनको यहाँ छोड़ के चले जाएं, और उसके बाद वो मुझे करवाती थी। तो मतलब मैंने जितना पेन बर्दाश्त किया और वो टाइम जैसे जैसे गुजारा, बस उसी का याद सिला है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने इतना बर्दाश्त करके
आज अल्लाह ने इज्जत दी है कि मैं यहाँ तक पहुँच अच्छा, गई हूँ। बीच में कोई ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि नहीं यार बस अब नहीं कर सकते, बॉडी इतनी फटीग में चली जाती है, अपने आप को इतना पुश करना पड़ता है, अपना ख्याल इतना रखना पड़ता है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जो है आपको रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तो एक वक्त आता है इंसान कहता है यार आई फील एग्जॉस्टेड, बस छोड़ दूँ, क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एथलेटिक्स में मेहनत बहुत ज़्यादा है और फिर ये है कि पेन भी होता है। स्टार्टिंग में मैं जैसे कह रही हूँ आपको कि हमारे थाइस में पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, लेकिन जो हमारा मेन है वो हमारे कोचेज़ हैं। कोचेज़ हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं, जब हम बिल्कुल डिग्रेड हो रहे होते हैं ना, तो वहाँ से हमारे कोचेज़ हमें स्टार्ट करते हैं कि नहीं ये दर्द बर्दाश्त करोगे तो आगे कुछ बन जाओगे। उन लोगों की मेहनत होती है, वो हमारे साथ लगे रहते हैं, हमें अपना टाइम देते हैं, तो हम लोग भी फिर होते हैं कि नहीं यार करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या मोटिवेशन जो है वो अपनी ज़िंदगी में रखती है कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ या मुझे ये करना है? और आपने बताया कि एक बहुत मेहनत दरकार होती है, तो क्या मेहनत करते हैं, किस तरह से, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, कितने घंटे जो है ना वो अपने पर लगाने पड़ते हैं, अपनी डाइट का ख्याल, चीज़ें कैसे करते हैं आप? मैम फॉर मी इट्स नॉट अबाउट आई थिंक यू वांट टू क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, यू आर फैटिग्ड। मेरे ख्याल में सबसे मेन इशू है कि एथलीट की स्पोर्ट, एथलीट को स्पोर्ट होगी तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो इन तमाम फ़िक्रों से आज़ाद हो गए कि उसने अपनी फैमिली को भी देखना है, उसने ख़ुद को भी देखना है, अपनी डाइट भी मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ें जब होंगी तभी एथलीट आगे बढ़ेगा। मैं ख़ुद जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स आते हैं, लेकिन चंद अरसे बाद वो कुछ अरसे बाद छोड़ के चले जाते हैं। वाई? ऐसा नहीं है कि उन्हें वो ट्रेनिंग का जो पेन है वो बर्दाश्त नहीं होता, मेन चीज़ है उन्हें जब सपोर्ट नहीं मिलती बेचारों को। अब मैं सच कहूँ तो मैं ख़ुद भी जानता हूँ, टीवी शोज़ में तो बंदा पेयर हो जाता है, लेकिन शो के बाद क्या होता है तमाम लोग देख भी लेते हैं, बट नो वन कम्स अहेड टू सपोर्ट देम। और ये कब होगा? तब जब आप उसी वक्त उस चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि हमने ये करना है। मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? मैंने स्कूल इस वजह से छोड़ा था कि मैं एथलीट बन के रहूँगा, और उस वक्त सब लोग हंसते थे और कहते थे कि झूठ है कि तुमने स्कूल छोड़ा है, किसी और वजह से छोड़ा होगा। तो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो वजह जो मेन थी मैंने उस वजह से छोड़ा और मैंने वो चीज़ अचीव करके दिखाई। आप सब मानते हैं, स्कूल वाले, असातिज़ा, मेरे क्लास फेलोज़ और बाकी तमाम गांव वाले सब मानते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि आपने वो चीज़ करके छोड़नी है जिसका आपने हद किया। आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, और जब आप क्विट करने लगें किसी भी वजह से, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल सपोर्ट का मसला हो या ट्रेनिंग का जो पेन यू कैन एंजोर, तो आप के लिए यही मोटिवेशन होनी चाहिए कि वाई आई स्टार्टेड, मैंने शुरू क्यों किया था। तो मेरे लिए ये बड़ी मोटिवेशन थी। बिल्कुल ऐसे मोटिवेशन यकीनन, जैसा भी शायद ने भी कहा कि कोचेस का एक बहुत अहम किरदार होता है साथ साथ। बिल्कुल। तो एक ये मोटिवेशन तो है, लेकिन बहुत सारे लोग ना इस फील्ड में आने से पहले भी सकते हैं, और लड़कियां अमूमन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होती है। लेकिन अभी हमने देखा आपने भी विन किया, इससे पहले भी एक मैराथन रेस हुई, इसमें भी एक लड़की गुलशन हदीद की, महानूर आई थिंक उसका नाम है, तो उसने भी विन किया और बड़ी अरसे से वो भी ट्रेनिंग कर रही है, बहुत मेहनती बच्ची हैं। तो अब ये लड़कियों का भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप स्टडी कर रही हैं साथ साथ? जी, मैं बीएससी पढ़ रही हूँ। मैं बीएससी पार्ट 1 में हूँ। अच्छा, प्राइवेट कर रही हैं? जी, मैं प्राइवेट कर रही हूँ। सही, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी क्योंकि वहाँ पर भी मौके मिलते हैं लोगों को कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, स्पोर्ट्स वीक हो रहे होते हैं, तो वहाँ से भी एक बड़ा एक मिल जाता है कि चले यार हमें इसमें हिस्सा लेने का। ख़वातीन को किस हद तक जो है ना आप कहना चाहेंगे कि जो बच्चियाँ लड़कियाँ देख रही हैं, आना चाहती हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि हम जाके करेंगे क्या, वो कैसे आ सकती है? मेरा मानना ये है कि गर्ल्स में टैलेंट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, सही है, लेकिन उनको टैलेंट अपना पहचानने की सबसे पहले ज़रूरत होती है। उसके बाद ये है कि वो ट्राई तो करें। जैसे मैं हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैंने ट्राई किया, फिर देखें मैंने ट्राई किया तो मैं आगे बढ़ी ना, लेकिन वो ट्राई ही नहीं करती, वो बोलती हैं नहीं। तो लड़कियों का ये होता है कि घर के काम, स्टडीज़, इसमें ही लड़कियां रह जाती हैं। अब मेरा ऐसा तो नहीं है कि मैं घर के काम ही नहीं करती, घर के काम भी करती हूँ और उसके अलावा अपनी स्टडीज़ को भी देखती हूँ। मैं हर टाइम को मैनेज करते हुए चलती हूँ। उसके बाद आप मेंटल रिलैक्स हो
मेंटली आप रिलैक्स होगे तो आप इसमें ख़ास तौर पे एथलेटिक्स में आपको मैं बोलती हूँ मेंटली आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से रिलैक्स नहीं होगे तो आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी। तो गर्ल्स के लिए कि आएँ, आगे बढ़ें, ट्राई तो करें, ट्राई होगा इंशाल्लाह आगे भी बढ़ जाएंगी। आप बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो हमारे पीएसबी में जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं आती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें पेन होता है, फिर वो बस कर जाती हैं, अगली बार नहीं दिखते। तो आप देखें ना, बड़े बड़े एथलीट हैं वो 2-2 अपने साल लगा देते हैं, उसके बाद उनको परफॉर्मेंस आती है। अब आप ऐसा तो नहीं कि आप 2 महीने ट्रेनिंग करो और उसके बाद बोलो कि नहीं बस अब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत कहीं भी ज़ाया नहीं जाती। मैंने भी मेहनत की तो देखें मेरा आज रिज़ल्ट सामने है। दिन में कितने घंटे ट्रेन करती हैं और कहाँ ट्रेनिंग करती हैं? मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में करती हूँ 1 से 2 घंटे। सर शहबाज अहमद के पास हमारा क्लब है सिंध ट्रैक एंड फील्ड, वहाँ पर हमारे कोच हैं, वो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह करीब आते हैं तो हम डबल ट्रेनिंग कर देते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम्स कर देते हैं। सही। और आप कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? आप भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने कोच सर शहबाज अहमद का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे और अब्दुल्ला चांडियो साहब ने भी हमारे सीईओ क्लब के मुझे उस वक्त से सपोर्ट किया जब मैं कुछ नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था ऑलमोस्ट। तो ये चीज़, और ना सिर्फ मैं बल्कि जो भी हमारे क्लब का हिस्सा बना है सबको सर सपोर्ट करते आए हैं। और अब मुझे खुशी है कि मैं शायद इस काबिल हूँ कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूँ या फिर मैं पे फॉरवर्ड कर सकूँ, जो कि है शायद ख्वाहिश भी होती है। बिल्कुल। जहाँ तक बात है ट्रेनिंग की, डिपेंड करता है आपका ट्रेनिंग सेशन किस किस्म का है। वो इट कुड बी शॉर्ट, इट कुड बी लॉन्ग, और हार्ड हो सकता है, इजी हो सकता है। तो वो वेरी करता रहता है टाइम बेस, कि आप दिन में 2.5 घंटे ट्रेनिंग करेंगे, 2 घंटे या 1.5 घंटा या मे बी लेस देन एन आवर। तो अब तो मैं DHA में ही ट्रेनिंग करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे वहाँ ईजी होता है, और कभी कभार क्लब जा पाता हूँ। सही, ज़बरदस्त। तो आप जाते जाते यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहते हैं कि एक तो हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है, बाकी तमाम खेलों से मुझे यहाँ पर नुमाइंदगान नज़र आ रहे हैं, प्लेयर्स नज़र आते हैं, शो में आते हैं, हर खेल में लड़के लड़कियाँ हिस्सा ले रहे हैं। तो उन तमाम खेलों पे ज़रा सा फोकस करें। स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हमारी तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती है, आपकी क्या से है इस पर? हाँ, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम मुझे खुशी है कि अब जो रनिंग का रुझान है पाकिस्तान में और इवेंट्स मुनक्किद कराने की जहाँ तक बात है, तो ये सूरत हाल पहले से बेहतर है। लाइक जैसे लोकली इवेंट्स हो रहे हैं, अब स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का आपने देखा। मैं स्पेशली स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान का जिक्र करूँगा, जो कराची में और मे बी पाकिस्तान में रनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और इवेंट्स मुनक्किद करा के। ठीक है। और गवर्नमेंट की सतह पर अगर हम देखें तो ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन लोकली हो रहा है, और जब लोकली होगा तो मे बी गवर्नमेंट को भी अब उसमें यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करके भी जो है वो और इवेंट्स करवाए जा सकते हैं, बच्चियों को और ज़्यादा मौके और मज़ीद क्लब्स भी आने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स आने चाहिए, ताकि जो और ज़्यादा टैलेंट है वो एक से दूसरे शख्स को जब देखता है तो इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और ग्रो करते हैं, और प्लेयर्स जो है वो जनरेट होता है। और माशरे की बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है, जिस तरह बच्चे जब अपने आप को इंडल्ज करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, तो एक अच्छा और खुशगवार और एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो क्रिएट करते हैं पूरी सोसाइटी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच सजाद फॉर कमिंग इन द शो, एंड सारिज आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था कि आज वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जा रहा है, और जैसे हम बात करते हैं कि जो है वो रेवोल्यूशन आते हैं, एराज चेंज होते हैं, मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाते हैं। तो हमने देखा कि एक अखबार का दौर था, एक लिखत पढ़त का दौर था, उसके बाद जी रेडियो आया, रेडियो के बाद टीवी आया, टीवी के बाद अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी दौर है, और अब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के आने के साथ क्या जो पुरानी चीज़ें हैं वो एक वक्त पर आकर यकीनन उनकी वैल्यू कम हो जाती है, वो मादूम भी हो जाती हैं, ख़त्म भी होना शुरू हो जाती हैं, ऑब्सोलीट भी हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त इस दौरे हाजिर में जो रेडियो है उसकी क्या अहमियत है, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है और किया जा सकता है, और उसमें किस हद तक चेंजेस
आ भी रहे हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए, करंट एरा को देखते हुए, और क्या लाने की ज़रूरत है और इसकी अहमियत और अफादियत क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज वर्ल्ड रेडियो डे है, इसलिए हमने कहा कि इस टॉपिक को भी रखना चाहिए ताकि हम भी जान सकें और अपनी मालूमात में इजाफा कर सकें। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने मेहमानों को। सबसे पहले रिजवान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रेडियो से यकीनन क्या मैं तारुफ कराऊँ, मेरे तो मेरे उस्तादों में से है। तो साथ साथ जो है आपने सबने सुना होगा कि एक बहुत ही बेहतरीन और एक बेस वाली जिसको आवाज़ कहते हैं वो रिजवान भाई जब भी रेडियो पर होते हैं तो जो है वो सुनकर अच्छा भी लगता है। और फिर साथ साथ ना सिर्फ आवाज़ बल्कि मालूमात, अल्फाज का ज़ख़ीरा, अच्छी उर्दू, अच्छा अदब, शगफ़, मालूमात, वो तमाम चीज़ों का जो है ना वो एक ख़ुद पैकेज है। तो रिजवान भाई वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह इतनी है। अच्छा असल तो बात पहली बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया लो प्रोफाइल रहते हैं ना तारुफ करवाने का। अमूमन इस नौयत की बातें सिर्फ मेमोरियल प्रोग्राम्स में हुआ करती हैं, मेमोरेबल प्रोग्राम्स में नहीं होती। खैर बहरहाल, लेकिन देखें आपने एक उस्ताद का एक हवाला दिया यकीनन, लेकिन हमारे मोहसिनों में से अगर मैं नाम लूँ इब्तिदाई ज़माने के तो आपके वालिद हमारे मोहसिन। अरे बहुत क्योंकि जब शऊरी तौर पर जिस दर्जे पर फायज होना शुरू किए थे समाजी या सियासी तौर पर, जो डिबेट का ज़माना था, तो शुरू के दिनों में जिन लोगों ने जहनी आबियारी की जी, उसमें आपके वालिद का नाम बिल्कुल सर फहरिस्त है। और बल्कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शहर कराची के लिए। जहन जो तैयार किए आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जो सारे डिबेटर्स मुझे भी मेमोरेबल प्रोग्राम लग रहा है ना, इसी तरह है ना। हाँ, तो बहरहाल, लेकिन वो जो सवाल था, देखें अभी इत्तेफाक से वही वाली बात है कि जिस तरह बकरीद के दिनों में कसाई बिजी होता है, हाँ। आज मैं उसी तरह बिजी चल रहा हूँ, एक चैनल से दूसरा चैनल। तो बात सिर्फ है कि सोशल मीडिया में जो है ना, अभी वही बात हो रही थी कि 100 अंग्रेजी का और शल उर्दू का हो गया। हाँ, ये सोशल मीडिया हो गया। हाँ। शुतरी बेमहार की तरह। अब देखिए मसला क्या है, लोग बोलेंगे इनकी मिलियंस फॉलोइंग नहीं है तो हम पर तनकीद कर रहे हैं। हाँ। बात क्या होता है कि सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर किस्म का मवाद हो, लेकिन जो अगर कंटेंट दे रहे हैं लोग, उनको भी उसी तरह सराहना चाहिए जिस तरह अगर जो कंटेंट से खाली लोग हैं। अब वही वाली बात है कि जो जिस सर्किल में मौजूद हैं वो कहेंगे आपके पास क्या कंटेंट है, ये जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। कानून है और लोग उस पे जा रहे हैं। ठीक है, जिसको जहाँ जाना जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आदमी को हकीकत पसंद होना चाहिए कि रेडियो की अहमियत अफादियत अपनी जगह, लेकिन उसके सामीन की तादाद बहुत कम हो गई है। क्योंकि मुझे तकरीबन अब ये सन बलूगत की तरफ जा रहा है, मेरा रेडियो 18वां साल है मेरा रेडियो पे मुस्तकिल तवातुर की बुनियाद पर। किसी भी बरस का कोई क्या कहना चाहिए नागा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उस दौर के हैं रेडियो वाले जब वाकई में रेडियो का एक सेलिब्रिटी वाला एलिमेंट है ना, कहीं जा रहे हैं तो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं हमारा। अब तो खड़े होकर बताओ भी भाई मैं रेडियो करता हूँ, अच्छा वो आगे बढ़ जाएंगे सिलसिला। हाँ। तो ठीक है, ये मुख्तलिफ इर्तिकाई जो है वो मनाज़िर ठीक है, इसमें कोई आदमी को देखें, पहली बात है कि हकीकत को जितनी जल्दी आप तस्लीम कर लें उतना ही बेहतर है। अगर आप उसी तौर पर है कि मियाँ तुम क्या जानो, हमारे ज़माने में जो होता था, ये एक नस्ल का दूसरी नस्ल से शिकवा रहता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल, आप कोई सा भी मीडियम कर रहे हो तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप, जिस तरह हमने डिबेट में हमेशा एक बात की कि वो बात जो अपनी माँ और बहन के साथ नहीं कर सकते उसको रोस्टम पे आके मत करना। सही। तो जो कंटेंट तुम यहाँ दे रहे हो, कोई भी XYZ, अगर तुम फिर पब्लिक को इजाज़त दो कि वही कंटेंट, वही बातें वो तुम्हारी माँ और बहन के साथ करें और तुम्हें बुरा ना लगे तो वो प्रोग्राम ज़रूर करो। अगर तुम्हें ज़रा सा क्योंकि ख़ानदानी कुल्हाड़ी लेकर आ जाओ तो इसका मतलब है ज़रा सा ख्याल कर लो। लेकिन चीज़ें अच्छा, सोशल मीडिया और इनका कंपैरिजन भी हम यकीनन करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे साथ एहतसामुल हक साहब भी मौजूद हैं। आप जो है वो चाइना मीडिया ग्रुप से इस वक्त वो जो है वो मुंसलिक हैं उसकी उर्दू सर्विस के साथ, और उन्होंने ख़ुद जो है वो अपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से अपने जो करियर है उसका आगाज़ किया। पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर्स में उनका शुमार रहा। और अभी हमने देखा रिसेंटली कि एक बहुत ड्रामा मशहूर हुआ, रिजवान भाई आपने भी देखा होगा, उर्तुल गाजी का ड्रामा आया, उसके मारूफ और मरकज़ी किरदार की जो है आवाज़ वो भी उन्हीं की आवाज़ में थी। और जैसे मैंने भी कहा कि आपकी ख़ुद की भी आवाज़, और रेडियो वालों का एक वर्ड से बड़ा ना इंस्पायरिंग मेरे तो हमेशा नहीं, अच्छी आवाज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वेलकम करते हैं एहतसाम साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़रा आप? और ये बताइए कि सबसे पहले तो अभी आप यकीनन चाइना में मौजूद हैं, आप हमें वहाँ से भी वक्त दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से रिजवान भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्सा हुआ आपसे भी मुलाकात नहीं हो पाई।
बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और आज चूंकि रेडियो का दिन है तो वक्त देना तो बनता है। इसी रेडियो ने हमें बनाया, इसी रेडियो ने हमें सिखाया, और आज हम यहाँ बैठकर बात भी कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही वर्ल्ड रेडियो डे पर, आज के दिन आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन बीइंग ब्रॉडकास्टर, बीइंग होस्ट, और उन तमाम एरियाज में, क्योंकि मैंने एफएम किया, लेकिन मेरा जो एम का जो पाकिस्तान के गांव देहातों कस्बों में रेडियो सुना जाता है, उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ आज भी जब मैं सुनता हूँ कि बहुत सारी लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो काम कर रही हैं रेडियो की लिसनिंग के हवाले से, और रेडियो आज भी सुना जाता है। फिर इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये चाइना मीडिया ग्रुप है, और चाइना मीडिया ग्रुप इस वक्त पूरे दुनिया की 68 लैंग्वेजेस से ज्यादा लैंग्वेजेस में काम कर रहा है, और उसमें रेडियो सर्विस भी है। तो वो रेडियो सर्विस पूरी दुनिया में सुनी जाती है, इसलिए 68 लैंग्वेजेस में काम हो रहा है, या इससे ज्यादा हो रहा है। तो जो बात हो रही थी कि हम ठीक है, इर्तिकाई मराहिल आप उससे कहें, उसके सफर के हवाले से कहें, शक्लें चेंज होती रहती हैं, चीजें तब्दील होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी तब्दील होती रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में रेडियो अपने आप को मनवाता रहा है और अपनी जगह बनाता रहा है। वो कि कुछ जगहों पर देर जरूर हुई है, मैं समझता हूँ, चीजें अडॉप्ट करने में, लेकिन ये इतनी देर नहीं है कि रेडियो से और रेडियो के जो सामीन है उनसे रिश्ता जो है वो खत्म हो जाए या मादूम हो जाए। मुझे इस सिलसिले में पूरी उम्मीद है। अच्छा इत्तिसाम साहब, मैं ज़रूर आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आप चाइना मीडिया ग्रुप उर्दू सर्विस से वाबस्ता हैं, दुनिया रेडियो सर्विस को इस वक्त कैसे यूटिलाइज़ कर रही है, किन किन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ कर रही है, और उसकी अहमियत किस तरह से उन्होंने बरकरार रखी हुई है इस तेज़ रफ्तार दौर में, जहाँ 30 सेकेंड वीडियो का दौर है, जहाँ शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट का दौर है, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें, स्क्रीन, इमेजेस, कलर, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, उसमें इसकी अहमियत को कैसे बरकरार रखा हुआ है इंटरनेशनल? देखिए, मैं समझता हूँ कि बात करने वाला, बात सुनने वाला हर इंसान को चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रेडियो सुनते हैं दुनिया भर में, अगर मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अगर आज भी इस मॉडर्न दौर में जहाँ आप सरमाए को देखते हैं, जहाँ आप मफादात को देखते हैं, उसमें भी अगर इतनी लैंग्वेजेस में काम हो रहा है तो उसको कोई ना कोई तो पर्पस होगा ना। और ये मेन लैंग्वेजेस की बात हो रही है। इन दुनिया के तमाम मुल्कों की अगर आप बात करें तो उनकी जो इलाकाई ज़बानें हैं उनमें रेडियो अलग हो रहा है। तो अगर कोई आपसे बात करने वाला, सुनने वाला आपको चाहिए होता है तो आप रेडियो का सहारा लेते हैं। और मैंने जो रेडियो सुनने वाले लोग देखे हैं ना, उनमें यही देखा है कि वो उस बात को कंसीव बहुत अच्छा करते हैं जो उनसे बात की जा रही होती है, प्रोपेगेंडा के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, समाजी अक़दार के हवाले से, दुनिया की तब्दीलियों के हवाले से, सेहत के हवाले से, आफात के हवाले से, कौन सी ऐसी सर्विस है जो खिदमत है जो रेडियो फराहम नहीं करता अपने तमाम सुनने वालों को। तो मेरा ख्याल है कि इसका यूज पहले जैसा ही है, अभी और ज्यादा बढ़ भी रहा है। मोबाइल फोन्स के आने के बाद और उसमें टेक्नोलॉजी में आगे आने के बाद ये चीजें और बढ़ गई हैं। अब रेडियो, तमाम रेडियो, इवन रेडियो पाकिस्तान समेत, अब हम पॉडकास्ट की तरफ चले गए हैं और तस्वीर भी साथ साथ आ रही है। ये एक अलग बहस है कि वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस कदर होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती हैं वो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। जो रिजेक्शन वाली चीजें होती हैं लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जो कबूल करने वाली होती हैं उसे कबूल कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसी बहुत सारी चीजें देखें, अगर हम चाइना के मीडिया ग्रुप को उठाकर देखें तो वहाँ पर शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, लेकिन रिजवान भाई डू यू सेकंड, और फिर मैं इत्तिसाम साहब से भी इस बात का जवाब जरूर लूंगी कि बहुत सारी चीज़ें ना कमर्शलाइज हैं। जिस प्रोस्पेक्टस में या जिस पर्सपेक्टिव इत्तिसाम साहब बात कर रहे हैं कि जी बहुत सारा काम हो रहा है, 68 लैंग्वेजेस में भी हो रहा है, और हमारे यहाँ भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे चैनल्स और रेडियो चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन कमर्शलिज्म होने की ना वजह से जो है वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल की तरफ जाती हैं। और अभी मुझे आप ही के तवज्जो से पता चला कि रेडियो भी अब डिजिटलाइज हो गया, यानी वेब सर्विस भी उसकी अवेलेबल है, दुनिया भर में भी आप सुन सकते हैं। तो आप इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा, बताइएगा हमारे नाज़रीन को ज़रूर, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले रिजवान साहब, मैंने आपसे सवाल किया, कमर्शलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डिजिटलाइज हुआ, रेडियो भी हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वो कमर्शियल फैक्टर, स्पॉन्सर फैक्टर, वो चीज़ें जो एक कैरिज्मा, चार्म, बैक एंड पे आपको सपोर्ट चाहिए थी, वो है इस वक्त रेडियो? देखिए, अगेन वही वाली बात है, जिस तरह सोशल की बात की तो इसमें सो जो है अंग्रेजी का और शल उर्दू का है, सोशल वो जो बात हुई थी, इसी तरह कमर्शियल में जो है ना, कमर्शियल हो गई है अब। ठीक है, अब कहाँ तक बात क्या है बेटा, असल में बात सिर्फ ये है कि एक तो डिजिटल मीडियम के अंदर डिजिट्स के जब लोग आए ना,
تو وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں پیسہ کتنا گر رہا ہے. اور سب سے بڑا المیہ ریڈیو کی آج بھی اہمیت ہے, سنا بھی جاتا ہے, مانیٹر بھی ہوتا ہے, اور جو کہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی اگر مائک کے آگے بیٹھا ہے تو شترے بے مہار اس کا جو دل چاہے وہ اپنی رائے قائم کرے اور کسی کو بھی کہے, ادارے کو کہے, کسی کو بھی کہہ کے چل جائے. مانیٹر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اور بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہر چیز کو کمرشل چیز ہے نا, جیسے اب میں بتاؤں آپ کو ہمارے جیسے تعلق ڈیبیٹ سے, اب المیہ یہ ہے کہ گیسٹ اس کو بلاتے ہیں, اس کی فین فالوئنگ کتنی ہے, اس کے پیج پہ لائکس کتنے ہیں, وہ اس شعبے کا ہو یا نہ ہو, اس کو بلا لو. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, رائٹ مین رائٹ پلیس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو ترقی دینی ہے تو ترقی دو اس کے شعبے میں دو نا. اگر کسی کے 10,000 فالوور ہیں اس کو بلا لو, یہ ہمارا ایونٹ اپنے پیج پہ شیئر کرے گا تو ہمارے ایونٹ کی ہائپ بڑھ جائے گی. بھائی وہ آدمی تمہارے ایونٹ کے مزاج کا ہے, کام کا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں نے پہلے رضوان بھائی یہ بھی چیز تھی کہ جو آپ کیونکہ ڈیبیٹس کا ہم حوالہ دیتے ہیں, ہم سب ان سے منسلک رہے ہیں مختلف ادوار میں, تو جیسے جنید اقبال صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شو کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ عامر لیاقت صاحب گئے, آپ لوگ ہیں, عابد علی امنگ صاحب ہیں, ڈفرینٹ طرح کے لوگ مختلف فیلڈز میں ہم ان کو دیکھا کہ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ وہی لوگ آئے جو بولنا, لکھنا, سیکھنا, پڑھنا, یہ سب چیزوں کو جانتے تھے. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں بس وہ وہی والی بات کہ ایک آدھ ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ سیلیبریٹیز بنے. تو رائٹ مین دا رائٹ جاب, یہ ڈسکرپشن بھی ہم نے ٹی وی میڈیم یا ریڈیو میڈیم سے اس تفریق کو ختم کیا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک اور چیز نا, جو سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کو آپ نے مارننگ شو میں بلا لیا, اس کو سیلیبریٹی بنا دیا, اور لیکن وہ کتنے دن کا سیلیبریٹی رہا. آپ نے جیسے جنید, ظاہر سی بات ہے جنید سے ہمارا ایک تعلق 92 میں پاکستان ڈیبیٹ کونسل کا قیام جب سے لے کے آج تک ایک تعلق ہے. عابد جو ہے وہ MNA رہا. بات کیا ہے کہ بولنا سب کو آتا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا نہیں بولنا. آپ کو اپنا چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح جس کو ہم میڈیائی زبان میں جس کو ہم بھنڈے کہتے ہیں, جب آپ اپنی تیاری کر کے نہیں آتے تو آپ دیکھ لیں اسکرین پر کس طرح کے مذاق اڑتے ہیں. بھائی صرف ٹیلی ویژن میڈیم کتنی دیر آپ کو مطلب 30 سیکنڈ میں آف ایئر کر دیتا ہے بالکل, کہ آپ کچھ دیکھیں کوئی بھی زبان ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انگریزی کے متقاضی ہیں میرا صاحبہ سے. بھائی اس کا جانرا انگریزی نہیں ہے, وہ ایک پرفارمنگ آرٹ سے تعلق ہے, آپ اس سے اس کی بات کریں. تو ہماری یہ مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ اور جتنے ہمارے اینکرز بیٹھے ہیں, جس طرح اور اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, دنیا بھر نے اپنی یعنی کہ جو زبان ہوتی ہے اس میں ترقی کی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جو کاپی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں آج بازار میں تھوک کے بھاؤ یہ رہے. بھائی تھوک کے بھاؤ ہوتے ہیں, تھوک کے ہونے لگے. پیٹر ویلیم کی قیمتوں میں اضافہ آ گیا, وہ پتہ چلا پیٹرولیم تھا, پیٹر پرومپٹر پر اوپر آ گیا, ویلیم ادھر آ گیا. تو اگر پہلے سے تیاری کر کے رکھیں, اگر املا درست ہو, اور یہ سارا کھیل ہے تربیت کا. بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ٹی وی چینلز پر حالانکہ وہ سب ہمارے کو اینکرز ہیں, لیکن جب ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیڈ لائنز پہ نظر تک نہیں ڈالی اور دیکھا بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں وہی والی بات ٹریننگ اور ایک پروسیس سے گزر کے آنے کا فقدان نظر آتا ہے. اعتصام صاحب, جو بات میں نے رضوان بھائی سے کی تھی وہی سوال لے کر آپ کی طرف بڑھتی ہوں کہ جی جو آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں سروسز ہیں, اور رضوان بھائی بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, سن نہیں رہے, سوری, اور مانیٹر نہیں کر رہا. کمرشلزم جو ہے ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی میڈیم کو یا کسی بھی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے, سو ایز دا ریڈیو. یس اعتصام صاحب, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ ہم نے ہمیشہ جو کالا نقطہ ہے نا کسی بھی تصویر میں, ہم اس کو دیکھ کر اس پہ بہت بات بھی کرتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک, بڑی بڑی سروسز بشمول پاکستان, وہ ایسے ریڈیو اسٹیشنز ابھی تک چلا رہا ہے جو لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو ہم ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک حصہ ضرور ہے جس پر بات بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, اور پرابلم وہی ہے کہ آج آپ جو شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ریڈیو ختم ہو گیا ہے. جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کئی انٹرویوز لسنرز کے کیے ہیں, ان آرگنائزیشنز کو چلانے والوں میں کیے ہیں. وہ اس بات پر آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ آج جو کچھ اپنی فیلڈ میں ہے وہ ریڈیو کی وجہ سے انہوں نے سیکھا ہے. تو اگر کسی ایک فرد کی تربیت ہو رہی ہے تو ہم اسے کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ ایک فرد کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو کباڑا ہو گیا یا برباد ہو گیا سب کچھ سوسائٹی میں وہ صرف اس کا کھاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں پیرالل ہیں, یہ اسی طرح سے چلتی آئی ہیں. نہ صرف ریڈیو, اخبار کا حال دیکھیں, اخبار میں کیا کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں. آگے جا کے ٹی وی کا بھی یہی, ہم آج جو بحث کر رہے ہیں ریڈیو کی, شاید وہ آج سے 10-15 سال بعد ٹی وی کے حوالے سے بھی ہو. آج اس چیز کا بوم سوشل میڈیا کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 15-20 سال بعد اس پر بھی اسی طرح سے بات ہو رہی ہو. تو
ہر چیز ہے, اچھا برا سب کچھ ہے, سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, تو اس چیز کو جاری رہنا چاہیے. کسی ایک فرد کا یا کچھ افراد کا بہتر ہو جانا بھی میں سمجھتا ہوں, اگر میں اتنے عرصے سے ریڈیو کر رہا ہوں, رضوان اتنے عرصے سے ریڈیو کر رہے ہیں, اور ہم میں سے کسی کی بات پر بھی کسی ایک فرد نے بھی عمل کیا ہے, تو ہم نے تو اپنا کام کر لیا ہے نا, تو سب نے اپنا کام اسی طریقے سے کرنا ہے. اچھا, بالکل جیسے اب اعتصام کی بات کو اگر کنٹینیو کریں اور اس کو جیسے اعتصام صاحب بات کریں گے مایوس نہیں ہونا, اس کو کنٹینیو کرنا, آپ نے بھی چھوڑا نہیں اتنے عرصے. ہم آن اینڈ آف اس حوالے سے ان کانورزیشن بھی جو ہے اس پہ بحث کرتے رہے جب بھی ملاقات ہوئی رضوان میں کہ اگر ریڈیو چل رہا ہے یار, تو مطلب آپ نے دل برداشتہ ہو کر چھوڑا نہیں یا اس سے جو ہے نا رشتہ توڑ نہیں پائے, کیوں؟ ریڈیو صرف آپ پیشن اور ایک جنون ہے. ہاں, کہ آپ کیونکہ ٹیلی ویژن میں جتنا پیسہ ہے نا اس کا 10% بھی ریڈیو پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنی پر شو کے پیسے بتائیں تو شاید لوگ ترس کھا کے ہماری جیب میں کچھ پیسے رکھ دیں کہ تم تو بہت ضرورت مند ہو. تو ہم صرف پیشن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. مجھے بھی بتایا تھا, میں حیران تھی کہ پیشن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور دیکھو بیٹا بات کیا ہے کہ ہم نے ایسے ڈیبیٹ جو کی نا, ہم نے صرف اساتذہ کا یاد کروایا ہوا سبق دہرایا ہے, ہم نے احسان نہیں کیا. ہم پر ذمہ داری تھی کہ ہم دہرا کے جائیں. اور ہم وہاں بیٹھ کے, جو اعتصام بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں, کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں ذہنی آبیاری کے لیے تو ہم صرف اپنے طور سے دستک دے رہے ہیں. ہم یوں سمجھ لو کہ ہم ایک گلی میں ٹھیلا لے کے نکلے اور پھیری لگا رہے ہیں اور ہم صدا لگا رہے ہیں ہمارے پاس یہ مال ہے. بھائی خریدار ہو تو باہر آ جاؤ, ورنہ ہم ٹھیلا تو لگاتے, ہم تو گزر ہی جائیں. رضوان بھائی ایسا ہی ہے نا, دیکھیں پاکستان کی میں نے جو ریڈیو پاکستان پہ جو صبح پاکستان کا پہلا مارننگ شو تھا, جب میں نے وہ کیا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنے لوگ سنتے ہیں. لیکن اگر مجھے کسی دن ایک مسجد کا خطیب فون کر کے کہے کہ آپ نے کل جو واقعہ سنایا تھا وہ میں نے مسجد میں اپنے خطبے پہ سنایا ہے اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں, بہت خوش ہوئے ہیں, تو میری تو کامیابی وہی ہے نا. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کسی تک پہنچ گئی ہے اور وہ آگے ملٹیپلائی ہو گئی ہے, وہ پہنچ گئی ہے. تو ہمارا کام تو یہی ہے. ہر آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کو جیسے ہم سیلیبریٹی کہہ دیتے ہیں یا انفلوئنسر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی بات ماخذ تک پہنچ رہی ہے تو وہی ٹھیک ہے. ہر وہ آدمی جو کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے, اگر اس کی بات کسی ایک آدمی تک بھی پہنچ رہی ہے, اٹس انف. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اتنا ہی کر سکتے تھے جو آپ کر رہے ہیں, تو آپ اسی کو کرتے جائیے. اور میں اعتصام بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں. دیکھو بیٹے, جس طرح جو ممبر کی ایک حیثیت ہے وہ بڑی مقدم ہے, محترم ہے, لیکن جن کا تعلق مائک سے ہے نا وہ بھی ایک طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں لوگوں کو. اگر میرے بہکاوے میں آ جائیں, میں بن جاؤں ذرا کچھ دوسری طرف لے جاؤں, اگر میرے بہکاوے میں 4 لوگ چل پڑے تو زندگی بھر کے ان کے جوتے نا میرے کھاتے میں آئیں گے. اور میرے بتائے ہوئے پر, میرا دہرائے ہوئے پر اگر کوئی بہتر طرف چلا گیا تو اس کی زندگی بھر کے نیک کام میرے کھاتے میں آئیں گے. تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے مائک جو مذاق بات نہیں ہے. یہ ہمارے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو پروردگار نے قوت گویائی سے سرفراز کیا ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ مائک پر آ کے بیٹھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر کسی کا ایک شعبہ ہے. اگر آپ کو معلومات نہیں ہے, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس لب و لہجہ نہیں ہے, تو خدا را دنیا میں 1000 قسم کے کھیل ہیں, 1000 قسم کے شعبے ہیں. آپ وہاں جا کے اپنی قسمت کو آزما لیں. ضروری ہے کہ آپ ریڈیو کی طرف آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ قدغن لگا رہا ہوں کسی کے ٹیلنٹ پہ. ہمیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اور ٹھیک ہے, ہر وقت ہم نہ پریچر ہیں کہ ہم بیٹھ کے یہ نہ کرو یہ نہ کرو, تو ہم بھی اسی سوسائٹی کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی ماحول میں رہتے ہوئے وہی باتیں ہم ریڈیو بھی کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت زیادہ تھوڑی دیر پہلے آپ رضوان بھائی سے سوال کر رہی تھیں تو مجھے یاد آ گئے ہمارے ایک بہت اچھے ریڈیو ہوسٹ, آج بھی شاید آج کل بھی کر رہے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا ان سے رابطہ نہیں, حسین نوید آفریدی. میری ان سے ایک دفعہ بات ہوئی اور ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہم لوگوں کو ریڈیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا, میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے یہ جگہ تو جو آئے گا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ تم سے بہتر کام کرے گا. تو اگر تم بہتر کر رہے ہو تو کیوں نہ کرتے رہو. تو بات وہی ہے. اچھا اعتصام صاحب, چائنا ریڈیو سروس پر اردو میں یا اس میڈیا گروپ کی اردو سروس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں, کیا کیا آپ کر رہے ہیں, اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں, ہم نے بہت کام کیا پاکستان کے دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں بہت رسائی نہیں ہے ٹی وی کی یا اس طرح کے, وہ علاقے بھی ہیں, پاکستان کے شہر بھی ہیں جس میں مین سٹیز ہیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, وہاں پر بھی یہ نشریات جاتی رہیں. اور ہم خاص طور پر ان دونوں ممالک کے جو اچھے تعلقات ہیں کسی بھی حوالے سے, جو جنہیں ہم آئرن بردرز کے نام سے بھی جانتے ہیں, ان تعلقات کو, تو اس کی ترویج کے لیے اور ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ چین میں ہوئی ہے اس ڈیولپمنٹ کو پاکستان تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ نے بطور قوم
कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करना है चैलेंजेस को, और क्या क्या कुछ सीखना है और अपने माशरे को कैसे बनाना है और बेहतर बनाना है, उस हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें सकाफती प्रोग्राम्स भी हैं, सियासी प्रोग्राम्स भी हैं, जो इवेंट्स होते हैं, त्यौहार होते हैं। आजकल चीन में जश्न बहार के हवाले से बहुत इसको दुनिया की एक बड़ी आर्जी नकल मकानी कहा जाता है, इस पर बात हम करते हैं। तो जो जो इवेंट्स होते रहते हैं पाकिस्तान में और चीन में, उस हवाले से प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते रहते हैं, जिसमें CPAC ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही, ठीक। हम यहाँ पर इसी नुक्ते पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आएंगे तो मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से बात हो रही है। वक्त चूँकि कलील है, रिजवान भाई आप एक अरसे से कर रहे हैं और अभी जद्दोजहद, अब तो मैं कहूँगी क्योंकि ये जो एरा चल रहा है रेडियो के दौर को देखते हुए मायूस हमने नहीं होना, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो अहमियत, इफादियत और हम इसकी इंपॉर्टेंस पे तो बात कर ही रहे हैं। जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? बस अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। देखें वही वाली बात है, हम 5th जनरेशन वॉर जो लड़ रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह लोगों के जहन को तब्दील किया जा रहा है, 4-4 साल पुरानी वीडियो ऐसे लोग वायरल करते हैं जैसे अभी कल का वाक़या है। तो अपने जहन को और दिमाग को ज़रा सा कुशादा रखें। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की सबसे कीमती आबादी पाकिस्तान है, दुनिया का सबसे कीमती ईंधन पाकिस्तान में है, दुनिया की कीमती तरीन ज़मीन पाकिस्तान में है। तो बस उस चीज़ का बस ख्याल रखें, और जहाँ से कोई अच्छी बात मिले तो उसको बिल्कुल अपनाने की कोशिश करें। बस एक चीज़ है आपके पास, या तो मशहूर हो जाएं या मकबूल हो जाएं। कि मकबूल जो है वो अरफा करीम रंधावा है, और मशहूर में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और किसी की भी इल्मियत और काबिलियत से मुतासिर हों, किसी के जाहो जलाल या जाहो हशम से मुतासिर मत हो, वो बहुत आर्जी है। फॉलोइंग और लाइक से भी जो है ना वो बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं हम तो। अच्छा, फीडबैक आ जाता है आपको? अभी भी आप शो करते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गया? फीडबैक भी कहीं बैक चला हो गया। हाँ। मैं तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच में बात करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर पहले अगर 400-500 मैसेज आते थे तो अब उसका 10% भी नहीं है, क्योंकि एक तो मेरा ख्याल है मैसेज के ऊपर पैसा भी लगता है, और फेसबुक की तरफ भी हैं लोग। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि सही है, रेडियो भी डिजिटलाइज हो गया, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम लाइव होते हैं तो उस दिन परफॉर्मेंस ऐसे डिफरेंट होती है, क्योंकि रेडियो आज भी मुझे लगता है कि आप तखय्युल में अपने किसी एक ऐसे सामने से बात कर रहे हैं जो कि कहीं है मौजूद, और आप उससे बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया तब्दील हो रही है, ठीक है। एहतिसाम साहब, योर कॉन्ट्रीब्यूशन? देखें, मैं हमेशा बहुत पुरुमीद हूँ, और इस कौम को सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत है। आज के दिन के हवाले से भी अगर मैं कहूँ, रेडियो का मैंने हमेशा रेडियो यही सोच के किया कि मेरे कंट्रीब्यूशन से किसी को क्या फर्क पड़ सकता है, मेरी किसी बात से किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। तो मैं हमेशा 2-3 बातें करता हूँ, और वो ये कि दुनिया की लड़ाई या दुनिया का महाज कहीं पर भी पहुंच जाए, टेक्नोलॉजी